मर चुके हैं। लिटिल स्टार ने अपने सामने काली रात के अलावा कुछ न देखकर चिल्लाया, उसका चेहरा भय से हरा हो गया। अन्य लोग सीक्रेट गॉड स्टार के खतरे को नहीं समझ सकते थे, लेकिन लिटिल स्टार को इसकी पूरी जानकारी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वर्तमान में स्थिर थी, भले ही वह चलने के लिए स्वतंत्र थी। रात के दौरान सीक्रेट गॉड स्टार पर पहुंचने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। शायद यह मनोवैज्ञानिक था, लेकिन इस अंधेरे में, जहां वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकती थी, लिटिल स्टार को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनगिनत राक्षस मुंह खोले उसे किसी भी क्षण निगलने के लिए तैयार बैठे हों। अचानक लिटिल स्टार ने अपने सामने एक छोटे से क्षेत्र को रोशन करते हुए एक सफ़ेद चमक देखी। वह क्या है? उसने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। सीक्रेट गॉड स्टार का अंधेरा किसी भी प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता था। करीब से देखने पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि लिन शेन ने उसे एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में एक खुरदरी धनुष जैसी चीज पकड़ी हुई थी। उस धनुष से नर्म सफ़ेद चमक निकल रही थी। लिटिल स्टार ने धनुष को स्पष्ट रूप से देखा और आश्चर्यचकित रह गया। सूर्य शूटिंग धनुष उसके हाथों में कैसे आ गया? कोई आश्चर्य नहीं कि वह सीक्रेट गॉड स्टार में नहीं मरा, लेकिन उसे यह धनुष कैसे मिला? लिन शेन ने उसकी दिशा पहचान ली और फिर तेजी से पर्वत देवता मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने वेई वुफू को वहीं पर उसका इंतजार करने को कहा था और जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए, वेई वुफू निश्चित रूप से वहां से नहीं जाएगा। बस भाग मत जाना। सूर्य तीर चलाने वाले धनुष के साथ भी सीक्रेट गॉड स्टार ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आसानी से घुस सकते हो, लिटिल स्टार चिल्लाया। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो कि तुम कैसे बाहर निकलना चाहती हो। अगर हम नहीं जा सकते तो तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा, लिन शेन ने कहा, और उसे अपने साथ लाते हुए उस पर दबाव डाला कि अगर कोई दूसरा भागने का रास्ता हो तो वह उसे बताए। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, तभी तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं केवल दिव्य न्यायालय के द्वार से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ, वही एकमात्र रास्ता है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं देख सकते हो, लिटिल स्टार ने दांत पीसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने उसे अनदेखा कर दिया और उस क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा जहां पर्वतीय देवता का मंदिर स्थित था, और वास्तव में उसने दूर से सफ़ेद रोशनी का एक समूह देखा। ये वेई वुफू था जो जेड डिक्री पकड़े हुए था। वेई वुफू लिन शेन को देखकर उससे मिलने के लिए आगे आया। मिलने के बाद वेई वुफू ने लिटिल स्टार को देखा जिसे लिन शेन ने पकड़ रखा था, और थोड़ा हैरान हुआ। वेई वुफू को देखकर लिटिल स्टार और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि केवल लिन शेन ही बच गया था, अप्रत्याशित रूप से दूसरा फू भी नहीं मरा था। जहां तक उसके हाथ में जेड डिक्री की बात है, लिटिल स्टार उसकी उत्पत्ति को नहीं समझ सका। इसमें लिखा है कि सेलेस्टियल कोर्ट के गेट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लिन शेन ने वेई वुफू से कहा। अगर यह सच में ऐसा है तो आपको यहां निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद हम जेड लेवल पर चढ़कर सेलेस्टियल कोर्ट के गेट से बाहर निकल सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में अगर हमें बाहर निकलने के बाद फिर से शुरुआत करनी पड़े तो हमारे पास अभी जो संसाधन हैं वे पर्याप्त से अधिक हैं और पुनर्निर्माण में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही लिन शेन ने वेई वुफू को कई ईश्वर निर्माण अंडे सौंपे जिनमें से एक अमर सामग्री से बना था। चूंकि वेई वुफू के पास अब प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त करने का मौका नहीं था और वह केवल यहाँ लघु निर्वाण का मार्ग ही चुन सकता था, इसलिए अमर स्तर का ईश्वर बनाने वाला अंडा सबसे अच्छा विकल्प था। यदि वह पुनर्निर्माण न करने का निर्णय लेता है तो वह निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसी का उपयोग करेगा। यदि वह पुनर्निर्माण करने की योजना बनाता है तो वह निर्वाण के लिए अन्य ईश्वर निर्माण अंडों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है। बाहर निकलो, कहाँ जाओगे? वेई वुफू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वापस अपने गृहलोक पर, लिन शेन ने उत्तर दिया। अभी वह विवरण के बारे में चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वेई वुफू को बाहर निकालना प्राथमिकता थी। अब चूंकि गॉड पर्वत से रास्ता आ गया है, निर्वाण प्राणी अब अपने ग्रह पर नहीं फंसेंगे, और चाहे वे बाहर निर्वाण प्राप्त करें या नहीं, इससे वेई वुफू पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। वेई वुफू ने फिर भगवान बनाने वाला अंडा लिया और उसे अपने मुंह में डालने वाला था, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। लिटिल स्टार, ध्यान से सोचो, अगर तुम हमें अभी बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हालांकि अगर हम खुद से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो तुम बेकार हो जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ अपने आप को संभालने के लिए छोड़ दूंगा, लिन शेन ने लिटिल स्टार को पकड़ते हुए कहा। मैं वास्तव में केवल एक ही रास्ता जानता हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं यही कहूँगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे दूसरे रास्ते भी पता हैं और फिर कोई रास्ता नहीं है तो तुम मुझे जाने देने की और भी कम संभावना रखोगे, लिटिल स्टार ने असहाय होकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि यह मामला है इसलिए तुम यहाँ अपना बचाव कर सकते हो, लिन शेन ने कहा और लिटिल स्टार को जमीन पर फेंक दिया, फिर वेई वुफू की ओर मुड़ा। रात बहुत खतरनाक है, चलो निर्वाण के लिए दिन के उजाले तक इंतजार करते हैं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी गाथा जारी रखें। वेई वुफू ने सिर हिलाया और दोनों भोर का इंतजार करने बैठ गए।
उसके बाद लिन शेन ने वेई वुफू को बताया कि स्वर्गीय दरबार के द्वार में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था। लिटिल स्टार, जो जमीन पर लेटा हुआ था और हिलने में असमर्थ था, उसने भी लिन शेन की बातें सुनी। सुनने के बाद वह बहुत हैरान हुआ। तुमने क्या कहा? तुमने सेलेस्टियल कोर्ट के द्वार के पीछे केवल एक सफ़ेद जेड ब्रिज देखा। ये सही नहीं है। क्या तुम अंधे हो? सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर मंडप, टॉवर और उत्तम जेड इमारतें हैं। ऐसे स्वर्ग ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल है। और तुम मुझे बता रहे हो कि वहां सिर्फ एक सफ़ेद जेड ब्रिज है जिस पर एक जेड प्रतिमा लगी हुई है। तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? लिन शेन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और खुद से कहा, अब एकमात्र रास्ता निर्वाण है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह ठीक है। वेई वुफू को वास्तव में परवाह नहीं थी कि वह महान निर्वाण या लघु निर्वाण का मार्ग अपनाता है, जब तक कि यह पर्याप्त था। ये देखकर कि लिन शेन उसे अनदेखा कर रहा है, लिटिल स्टार ने अपना मुंह बंद कर लिया और बात करना बंद कर दिया। आकाशीय न्यायालय एक बार फिर आकाश में प्रकट हुआ, ठीक पहले की तरह, तथा जेड स्तरों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कई प्राणियों की छवियां पुनः दिखाई देने लगीं। ये भोर तक जारी रहा, जिसके बाद दिव्य दरबार और चुनौती देने का प्रयास करने वाले असंख्य प्राणी गायब हो गए और प्राचीन रहस्य अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया, जहां मंदिर के खंडहर हर जगह बिखरे पड़े थे। लिटिल स्टार की ओर से कोई प्रतिक्रिया किए बिना लिन शेन ने वेई वुफू को निर्वाण के लिए भगवान बनाने वाले अंडे का उपयोग करने से रोक दिया और स्क्रैप तलवार को हाथ में लेकर लिटिल स्टार के पास चला गया, जिससे लिटिल स्टार का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या करने जा रहे हो? लिटिल स्टार को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने घबराहट के साथ लिन शेन से पूछा। मेरा दिल अच्छा है और मैं तुम्हें यहाँ अकेले कष्ट में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हें विदा करता हूँ, लिन शेन ने कहा, जैसे ही उसने लिटिल स्टार को नीचे रखा और स्क्रैप तलवार से उसके खोल को फाइल करना शुरू किया। मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो तुम जानना चाहती थी। तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकती, लिटिल स्टार चिल्लाया। मैं एक घृणित व्यक्ति हूँ जो अपना वचन तोड़ना पसंद करता है। जब तुम मरो तो मेरा नाम याद रखना। मैं नहीं चाहता कि जब तुम यम से शिकायत करने जाओ तो तुम गलत नाम लो, लिन शेन ने दृढ़ता से कहा, और कभी कभी घोंघे के खोल से रंगीन पाउडर बिखर जाता था। लिटिल स्टार ने चाहे जो भी कहा हो, लिन शेन ने फाइल करना जारी रखा जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। कुछ ही समय में उसने पिछले निशान को और अधिक प्रमुख बना दिया था। मैं कहता हूँ, अपना हाथ रोको, चलो इस पर बात करते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि शेन, तुम्हारे पूर्वज, कुछ कहो, क्या तुम? लिटिल स्टार चारों ओर अधिक से अधिक रंगीन धूल उड़ते हुए देख रहा था और उसके बगल में पहले से ही एक परत जम रही थी। वह इतना दुखी था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। फिर भी लिन शेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे लिटिल स्टार हताशा में उसके सामने झुकना चाहता था। लिटिल स्टार का ये घोंघा खोल कोई साधारण खोल नहीं था, बल्कि इसे विशेष रूप से संशोधित किया गया था और एक बार क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मत करना कठिन था। ये चीज़ इतनी मजबूत थी कि अमर स्तर की ताकत भी इसे नुकसान पहुंचाने में मुश्किल थी। लिटिल स्टार को नहीं पता था कि लिन शेन के पास इतनी भयानक चीज़ें कैसे थीं जो उसके खोल को भी नुकसान पहुंचा सकती थीं। शेन का रुकने का कोई इरादा नहीं था, उसने कभी भी लिटिल स्टार को जीवित रहने देने के बारे में नहीं सोचा था। चूंकि उसे कोई और रास्ता नहीं पता था, इसलिए उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर यही था कि उसे मार दिया जाए और आगे कोई दुर्घटना न हो। रुको, मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं, मैं अपनी जिंदगी के बदले में अपने खजाने का व्यापार करूंगा, लिटिल स्टार ने हताश होकर विनती की। तुमने घोंघे के खोल के अंदर सब कुछ छिपा रखा है ना? एक बार जब मैं तुम्हारे घोंघे के खोल को खोल दूंगा तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन के बदले में मेरे सामान का उपयोग करने का क्या अधिकार है? लिन शेन ने बोलते हुए पीसना जारी रखा। ये सुनकर लिटिल स्टार इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह आदमी उससे भी ज्यादा बेशर्म और काले दिल का था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने पहली बार मिलते ही लिन शेन को क्यों नहीं मारा। क्रंच क्रंच, लिन शेन लगातार पीसता रहा। ये कहना ही पड़ेगा कि लिटिल स्टार का घोंघा खोल वाकई बहुत सख्त था। वह काफी समय से पीस रहा था और सिर्फ एक महीन खरोंच ही आई थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह आखिरकार कब पीस पाएगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लिन शेन की ताकत अपर्याप्त थी। अगर वह थोड़ा मजबूत होता तो उसकी पीसने की गति इतनी धीमी नहीं होती। स्क्रैप तलवार की कठोरता वाकई काफ़ी थी। इतने लंबे समय तक पीसने के बाद भी इस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। इसकी स्थायित्व आम अमर सामग्रियों की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत थी। ये कबाड़ कहाँ है? यह मूलतः शुद्ध सार है न? लिन शेन को तो ये भी संदेह होने लगा कि क्या 10 दिशाओं का भूत देवता वध करने वाला ब्लेड इतना कठोर था। लिटिल स्टार ने शुरू में उसे पुरस्कारों का लालच देने की कोशिश की, लेकिन जब लिन शेन पर यह काम नहीं आया तो उसने विभिन्न धमकियों का सहारा लिया और अंततः शाप देने पर उतर आया। लिन शेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिन भर काम करने के बाद उसने आखिरकार बनावट में बदलाव महसूस किया। उसने घोंघे के खोल में एक चीरा लगा दिया था, जिससे एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा था।
जैसे ही अंतराल खुला, संपीड़ित गैस जैसी कोई चीज बाहर निकली, जिसने लिन शेन के हाथ से स्क्रैप तलवार को जबरदस्ती उड़ा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर अंदर की गैस अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगी, जैसे कि सफेद वाष्प का एक स्तंभ सैकड़ों मीटर ऊपर उठ रहा हो, जो ज्वालामुखी विस्फोट से भी अधिक भयानक था। ये कल्पना करना कठिन था कि लिटिल स्टार के घोंघे के खोल जैसी मुट्ठी के आकार की चीज में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। गैस के साथ साथ अनेक वस्तुएं ऊंचाई पर चली गईं और फिर बारिश की तरह गिरने लगीं। सभी प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र, पालतू चाबियां, पालतू कैप्सूल, पालतू अंडे, हथियार और बहुत कुछ, साथ ही कई वस्तुएं जिन्हें न तो लिन शेन और न ही वेई वुफू पहचान सकते थे, आकाश से गिरे। टकराना। एक पियानो आकाश से नीचे गिरा, जिसके कारण वह टुकड़े टुकड़े हो गया। साथ ही हेडफोन, स्पीकर, धूप के चश्मे, टूटे हुए बिस्तर और अन्य सामान भी जमीन पर बिखर गए। यह पुनर्जन्म की राख है न? लिन शेन ने आसमान से दर्जनों चमकते अनियमित क्रिस्टल बरसते देखे। एक को उठाकर देखा तो वह वास्तव में पुनर्जन्म की राख थी। क्या ये अमर स्तर का पालतू अंडा है? लिन शेन ने फिर एक विशाल अंडा देखा जो हाथी जितना बड़ा था। अंडा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसके चारों ओर अंतरिक्ष विकृत लग रहा था। आसपास की वस्तुएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे फनहाउस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही हों, सभी विकृत, और केंद्र में अमरता का एक रहस्यमय सुनहरा निशान टिमटिमा रहा था। लिन शेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल स्टार के पास इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी। ये सिर्फ लिटिल स्टार को पाना नहीं था, यह एक खजाने की खोज की तरह था। आसमान से कई बोतलें और जार भी गिरे और लिन शेन ने एक बोतल देखी जिस पर रेट्रोस्पेक्टेशन लिक्विड लिखा था। वह चौंक गया और बहुत खुश भी हुआ। उसने जल्दी से बोतल उठाकर नुकसान की जांच की। कोई रिसाव नहीं पाया और अंदर का सामान सही सलामत था। उसने राहत की सांस ली। रेट्रोस्पेक्टिव लिक्विड की प्रसिद्धि इतनी थी कि उसने भी इसके बारे में सुना था। अफवाह थी कि जब तक कोई व्यक्ति सांस लेता है, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो या उसके सभी अंग कट गए हों, रेट्रोस्पेक्टिव लिक्विड पीने से व्यक्ति तुरंत अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। ये ब्रह्मांड में शीर्ष स्तर के उपचार तरल पदार्थों में से एक था। इस आदमी के पास वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लिन शेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिटिल स्टार बस एक बदकिस्मत आत्मा थी जिसे पहरेदारी करने के लिए पकड़ा गया था। वह खुद को भाग्यशाली भी मानता था कि उसने बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा वह लिटिल स्टार पर विजय नहीं पा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पियानो राजकुमार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पियानो है। ये गायकों के राजा द्वारा बजाया जाने वाला सैक्सोफोन है। ये चित्रकला के ऋषि की एक खोई हुई कृति है। बस मुझे मार दो। लिटिल स्टार टूटने के कगार पर था। वास्तव में उसे लिन शेन के मूल्यवान खजानों की तुलना में बर्बाद हो चुकी उन साधारण वस्तुओं की अधिक परवाह थी। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लिन शेन ने वेई को आइटम इकट्ठा करने को कहा, और ये देखकर कि लिटिल स्टार अब चीजें बाहर नहीं उगल रहा था, उसने स्क्रैप तलवार के साथ अपना काम जारी रखा। क्योंकि लिटिल स्टार का शरीर बहुत लचीला था, इसलिए स्क्रैप तलवार से प्रभावी ढंग से बल लगाना मुश्किल था। हालांकि घोंघे का खोल कठोर और मजबूत था, जिससे स्क्रैप तलवार के लिए बल लगाना आसान हो गया। कुछ और बार काटने के बाद अधिक कट दिखाई देने लगे और लिटिल स्टार का नर्म और लचीला शरीर भी उनके साथ खुलने लगा। पारदर्शी तरल घोंघे के खोल के छिद्रों से रिसने लगा। इसके बजाय कठोर खोल लिटिल स्टार के शरीर को रोकने में बाधा बन गया, जिससे स्क्रैप तलवार को बल लगाने के लिए पर्याप्त समर्थन मिला, जिससे खोल के भीतर लिटिल स्टार के लचीले शरीर को धीरे धीरे चीर दिया गया। तुम जानवर हो। लिटिल स्टार ने एक अमानवीय चीख निकाली, लेकिन लिन शेन के लिए ये पूरी तरह से व्यर्थ था। लिटिल स्टार ने लगभग उसे और वेई को मार डाला था, और अब जब लिन शेन ने उसे अपंग कर दिया था तो एक गहरा प्रतिशोध बन गया था, और वह संभवतः उसे जीवित नहीं छोड़ सकता था। मैं पिंक स्टार का रहस्य जानता हूँ। लिटिल स्टार ने लिन शेन को रोकने के प्रयास में अपने सबसे बड़े रहस्य का उपयोग करने की कोशिश की। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि उसने पूछा भी नहीं, बल्कि लगातार काटता रहा। पिंक स्टार। पिंक स्टार प्राचीन क्षेत्र राजा का विश्राम स्थल है। वह तारकीय शरीर प्राचीन क्षेत्र राजा की कब्र है। मैं प्राचीन क्षेत्र राजा की कब्र का रक्षक हूँ। केवल मैं ही जानता हूँ कि पिंक स्टार को कैसे खोला जाता है। प्राचीन क्षेत्र राजा वास्तव में मरा नहीं है। जब वह पुनर्जीवित होगा तो वह आपके ग्रह से सारी जीवन शक्ति सोख लेगा। ग्रह पर सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। लिटिल स्टार ने एक भयानक रहस्य का खुलासा करते हुए चीखकर कहा। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? यदि यह वैसा ही होता जैसा आप कहते हैं, तो क्या प्राचीन क्षेत्र के राजा जैसा कोई व्यक्ति किसी जीवित प्राणी को छोड़ देगा जो रहस्य जानता हो? लिन शेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह मुझे भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं मर गया तो पिंक स्टार अपनी प्रभावशीलता खो देगा, उसकी लाश को पोषण देने में असमर्थ होगा और वह पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। लिटिल स्टार ने जल्दी से समझाया। तो यह एकदम सही है।
तुम्हें मार देने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लिन शेन ने ठंडी सांस ली। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। प्राचीन क्षेत्र के राजा के शरीर को पहले ही पर्याप्त पोषण मिल चुका है। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यह उसके पुनर्जीवित होने के लिए पर्याप्त है। लिटिल स्टार ने जल्दी से समझाया, वास्तव में पिंक स्टार एक अमर स्तर का आत्मा आधार है जिसका नाम कैस वर्ल्ड है। मैं मूल रूप से कैस वर्ल्ड की आत्मा थी, इसलिए अगर मैं मर जाती तो कैस वर्ल्ड सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने मुझे निकाला, मेरे लिए ये शरीर बनाया, मुझे कैद किया और मेरे शरीर के भीतर प्रतिबंध भी लगाए। संयोग से मुझे उसकी कब्र की रखवाली करनी पड़ी। शेन ने विश्वास और संदेह के मिश्रण के साथ सुना। लिटिल स्टार ने जो रहस्य बताए वे चौंकाने वाले थे, फिर भी वे झूठ नहीं लग रहे थे। केवल मैं ही जानता हूं कि अराजकता की दुनिया में कैसे प्रवेश किया जाए। जबकि प्राचीन क्षेत्र का राजा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और अभी भी सो रहा है, मैं अराजकता की दुनिया में प्रवेश करने और उसे मारने में आपकी मदद कर सकता हूं। अन्यथा एक बार जब वह जाग जाएगा तो आपके ग्रह पर सभी जीवन शक्ति से रहित हो जाएंगे और असमय समाप्त हो जाएंगे। लिटिल स्टार ने आगे कहा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? लिन शेन ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और लिटिल स्टार को घूरने लगा। आपको मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे पिंक स्टार के पास वापस ले चलो, जो कि अराजकता की दुनिया से ऊपर है, और मैं अराजकता की दुनिया के साथ अपने विशेष संबंध का उपयोग करके आपको ये साबित कर सकता हूँ। लिटिल स्टार ने जल्दी से उत्तर दिया। पहले मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर दो, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिटिल स्टार ने कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं की और पूरी कहानी स्पष्ट रूप से बता दी। लिटिल स्टार की शुरुआत इसकी उत्पत्ति से हुई, जो इतनी उल्लेखनीय थी कि लिन शेन को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। उन्हें संदेह हुआ कि यह झूठ बोल रही है, लेकिन इतना स्पष्ट झूठ समझ में नहीं आता। लिटिल स्टार मूर्ख नहीं था, तो उसने ऐसी बेतुकी कहानी क्यों गढ़ी? लिटिल स्टार ने कहा कि यह अराजकता दुनिया के आत्मा आधार की आत्मा थी, और अराजकता दुनिया प्राचीन काल से एक दायरे के राजा का जीवन आधार थी। दायरे के राजा की मृत्यु के बाद उसका जीवन आधार अलग हो गया और स्वतंत्र हो गया। हालांकि इसे प्राचीन दायरे के राजा ने खोज लिया, जिसने अराजकता की दुनिया को अपनी कब्र के रूप में इस्तेमाल किया और इसकी शक्ति को अपने शव को पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया, जो पुनर्जीवित होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि अराजकता की दुनिया में समय और स्थान को ढालने की क्षमता है, इसके अंदर बाहर से कोई भी ब्रह्मांडीय नियम कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। केवल वहां प्राचीन क्षेत्र का राजा मृत्यु प्रकाश से बच सकता है और पुनरुत्थान का मौका पा सकता है। अराजकता जगत की सुरक्षा के बिना अकेले मृत्यु प्रकाश ही प्राचीन क्षेत्र के राजा की लाश को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। आप कहते हैं कि प्राचीन क्षेत्र का राजा मृत्यु प्रकाश को रोकने के लिए अराजकता दुनिया का उपयोग करता है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि प्राचीन क्षेत्र का राजा मर चुका है और केवल अराजकता दुनिया की शक्ति पर भरोसा करके ही उसकी लाश को फिर से जीवित किया जा सकता है। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? क्या मृत्यु प्रकाश किसी मृत व्यक्ति के पीछे जाता है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिटिल स्टार ने व्यथित भाव से उत्तर दिया। प्राचीन क्षेत्र का राजा वास्तव में मर चुका है। जब उसने मुझे पाया तो वह पहले से ही मर चुका था। मुझे उसमें कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं हुई। वह स्पष्ट रूप से एक मृत व्यक्ति था। इसके अलावा मैंने उसके शरीर पर लाश के धब्बे भी देखे। मुझे समझ में नहीं आता कि एक मृत व्यक्ति के पास अभी भी इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है और वह मृत्यु प्रकाश को कैसे आकर्षित कर सकता है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यही सीक्रेट गॉड स्टार पर वह अपनी लाश का उपयोग करके मृत्यु प्रकाश से जूझने से बच गया। उसने अपने हाथ की एक लहर से प्रकाश को तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह शक्ति मेरे मूल गुरु वुताई क्षेत्र के राजा से भी अधिक थी। और उसने खुद कहा कि वह एक मृत व्यक्ति था। लिन शेन ने लिटिल स्टार को जटिल भाव से देखा। उसने जो कुछ भी कहा वह बहुत ही विचित्र था। लिन शेन ने लिटिल स्टार से कुछ और प्रश्न पूछे, लेकिन दुर्भाग्य से लिटिल स्टार को यह नहीं पता था कि प्राचीन क्षेत्र का राजा वास्तव में कब पुनर्जीवित होगा। हालांकि लिटिल स्टार का कैस वर्ल्ड के साथ एक खास संबंध था। हालांकि प्राचीन क्षेत्र के राजा ने इस संबंध को जितना संभव हो सके कमजोर करने की कोशिश की थी, लिटिल स्टार अभी भी महसूस कर सकता था कि कैस वर्ल्ड की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक बार जब अराजकता की दुनिया की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो यह समय और स्थान को ढालने की क्षमता खो देगा। तब तक प्राचीन क्षेत्र का राजा निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा, अन्यथा गिरती हुई मौत की रोशनी किसी के लिए भी अजेय होगी। प्राचीन क्षेत्र का राजा इतने लंबे समय से अराजकता की दुनिया में छिपा हुआ है, जिससे वह मौत की रोशनी से बच गया है जो उसे मारनी चाहिए थी। एक बार जब मौत की रोशनी फिर से दिखाई देती है, तो यह माप से परे भयानक होने के लिए बाध्य है। एक औसत अमर प्राणी ऐसी मृत्यु प्रकाश के नीचे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगा और तुरंत ही शून्य में विलीन हो जाएगा।
इससे पहले जब लिटिल स्टार अपने मूल स्वामी वुताई दायरे के राजा के साथ था तो उसने भी कई बार मौत की रोशनी से बचने के लिए कैसवर्ल्ड का इस्तेमाल किया था। जब उसने फिर से मौत की रोशनी का सामना किया तो उसका आतंक किसी भी पिछली मौत की रोशनी से कहीं ज्यादा था, जिससे वुताई दायरे के राजा को बहुत नुकसान हुआ, जिससे लगभग अपरिवर्तनीय चोटें आईं। ये वास्तव में इसी कारण था कि वुताई क्षेत्र के राजा की अंततः मृत्यु हो गई। लिटिल स्टार के स्पष्टीकरण के अनुसार जब प्राचीन क्षेत्र का राजा पुनर्जीवित हो जाएगा और अराजकता की दुनिया को छोड़ देगा तो उसका स्वागत निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह मृत्यु प्रकाश द्वारा किया जाएगा। मृत्यु से पुनर्जन्म लेने वाले प्राचीन क्षेत्र के राजा को निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति की आवश्यकता होगी, और यदि वह बाहरी दुनिया से जीवन शक्ति को अवशोषित करता है तो निस्संदेह मानव मात्र ग्रह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिन शेन ने कई मुश्किल सवाल पूछे और लिटिल स्टार ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई कहानी बना रही थी। कोई भी कहानी चाहे कितनी भी अच्छी तरह से गढ़ी गई हो, आखिरकार वह वास्तविक नहीं होती, और ऐसी अपमानजनक कहानी के लिए तो यह असंभव है कि उसमें विवरणों में कोई चूक न हो। फिर भी लिटिल स्टार के जवाब हर विवरण में मेल खाते थे, जिससे गलती खोजने की कोई गुंजाइश नहीं बची। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने जो सुना था उसमें कोई गलती नहीं थी। लिन शेन ने अस्थायी रूप से लिटिल स्टार को मारने का विचार त्याग दिया और वेई वुफू के साथ अपने अगले कदम पर चर्चा की। मूल रूप से लिन शेन पहले लिटिल स्टार को वापस मदर प्लैनेट पर ले जाना चाहता था, फिर पिंक स्टार के पास जाकर यह सत्यापित करना चाहता था कि लिटिल स्टार झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि वेई वुफू ने लिन शेन से उसका इंतजार करने को कहा, क्योंकि उसका इरादा अमर स्तर के ईश्वर निर्माण अंडे के साथ अपना निर्वाण पूरा करने का था और फिर जेड स्तर के माध्यम से लिन शेन का पीछा करना था। लिटिल स्टार ने गुप्त देव स्टार को छोड़ने की विधि का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया तथा ये सुझाव दिया कि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। लिन शेन ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वेई वुफू के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और अब और इंतजार करना समय की बर्बादी होगी, इसलिए वह उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। लिन शेन के संरक्षण में वेई वुफू ने ईश्वर बनाने वाले अंडे को निगल लिया जो अमर सामग्रियों से बना था। लिन शेन की आंखों के ठीक सामने वेई वुफू के शरीर के भीतर से बैंगनी प्रकाश की किरणें निकलीं, जो धीरे धीरे एक विशाल बैंगनी प्रकाश कोकून का रूप ले लिया। इसके अलावा बैंगनी प्रकाश कोकून की रोशनी इतनी अधिक तीव्र हो गई कि रात के अंधेरे में इसकी चमक और भी अधिक बढ़ गई, जिससे आसपास का क्षेत्र दिन के प्रकाश की तरह प्रकाशित हो गया। इस आदमी की निर्वाण शक्ति के साथ क्या हो रहा है? यह इतनी मजबूत क्यों है? यहाँ तक कि वुताई क्षेत्र के राजा के पास भी अपने निर्वाण के दौरान ऐसे भयावह निर्वाण गुण कभी नहीं थे। लिटिल स्टार ने बैंगनी प्रकाश कोकून को देखा, जो एक अंडाकार बैंगनी सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में हैरान अनिश्चितता का भाव था। मूलतः अंधेरी रात में उस प्रकाश कोकून की चमक के कारण कई 100 मील के भीतर का दृश्य अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अचानक बैंगनी प्रकाश कोकून मुड़ने लगा। धीरे धीरे बैंगनी कवच, बैंगनी हेलमेट, बैंगनी जूते और बैंगनी मुकुट के साथ एक विशाल बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले दानव देवता में बदल गया, जो एक सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ था, जो बैंगनी प्रकाश से भरपूर था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए रोमांच पढ़ें। उसके चेहरे पर एक तीसरी आंख उभर आई और उसके पीछे बैंगनी फीनिक्स लाइट पंखों की एक जोड़ी ने आकाश को ढांक लिया, जैसे कि वह अराजकता की दुनिया से बाहर निकल आया हो, एक प्राचीन दानव देवता का अवतार। उसका मांसल शरीर पूरी तरह से कठोर हो चुका था और अब उसमें मानवता की कोई विशेषता नहीं दिख रही थी। लिन शेन को पता था कि वेई अपने निर्वाण रूप में प्रवेश कर चुका है और अब वेई एक निर्वाण प्राणी था। अगर वह अपनी चेतना पर निर्वाण के प्रभाव का सामना नहीं कर सका तो वह हमेशा के लिए इसी अवस्था में रहेगा, निर्वाण प्राणी बन जाएगा और कभी भी मानव रूप में वापस नहीं आएगा। वेई वुफू एक राक्षस देवता की तरह अपने आसपास की हर चीज को उदासीनता से देख रहा था। मानवता का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। शेन ने वेई वुफू को तनाव के साथ देखा, ये जानते हुए कि वेई वुफू की क्षमता और ओल्टाई की गुप्त तकनीक के संयोजन से उसे अमानवीय स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि वेई वुफू ने एक अमर स्तर के ईश्वर निर्माण अंडे का उपयोग किया था, जो वास्तव में एक औसत आरोही के लिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कठिनाई प्रस्तुत करता था। वेई वुफू निश्चल खड़ा रहा। घंटों बीत गए थे और उसका शरीर मानव रूप में वापस लौटे बिना निर्वाण प्राणी की स्थिति बनाए रखा। कोई रास्ता नहीं, कुछ भी गलत मत होने दो, लिन शेन ने अपने दिल में उत्सुकता से बड़बड़ाया। सौभाग्य से लिन शेन की चिंताएं कुछ हद तक अनावश्यक थीं। वेई वुफू के निर्वाण प्राणी की स्थिति में बने रहने का कारण विशुद्ध रूप से ईश्वर निर्माण अंडे की अत्यधिक ऊर्जा थी। भोर होने तक वेई वुफू के शरीर पर अचानक एक बैंगनी लौ प्रज्वलित हो गई। जहां भी लौ जलती थी, उसका क्रिस्टलीकृत शरीर अपने मांस और रक्त के रूप में वापस आ जाता था। कुछ ही देर में वेई वुफू अपने मूल स्वरूप में लौट आया और उसकी उदासीन निगाहें धीरे धीरे साफ हो गईं।
लिन शेन ने लिटिल स्टार की सुनने और बोलने की क्षमता को सील करने के लिए उसके एक्यू पॉइंट पर 10 बार टैप किया, फिर लिटिल स्टार की ओर पीट करके वेई वुफू से पूछा, कोई समस्या नहीं है ना? थोड़ा सा, कोई समस्या नहीं। उत्परिवर्तन, सुपर बेस, वेई वुफू ने जवाब देते हुए सोचा। ये सुनकर लिन शेन बहुत खुश हुआ, ये सभी निर्वाण गुण। सभी, वेई वुफू ने पुष्टि की। लिन शेन को अत्यधिक खुशी हुई। वेई वुफू की आधार परिवर्तन प्रतिभा और जीवन आधार दोनों पहले उत्परिवर्ती गुणवत्ता के थे, फिर भी इस बार निर्वाण से गुजरने के बाद वे सुपर बेस में विकसित हो गए थे, जो एक जबरदस्त वृद्धि का प्रतीक था। हालांकि अमर स्तर के ईश्वर निर्माण अंडे की सामग्री केवल उत्परिवर्ती थी, इसके लिए वेई वुफू के निर्वाण गुणों को सुपर बेस स्तर तक बढ़ाना संभव नहीं होना चाहिए। उसके बेस परिवर्तन प्रतिभा और जीवन आधार दोनों को सुपर बेस में बदलना तो दूर की बात है। लिन शेन ने एक संभावना के बारे में सोचा। वेई वुफू ने पहले लिन शेन को अपने विकास कौशल का निरीक्षण करने की अनुमति दी थी। उस समय लिन शेन का विकास सिद्धांत वेई वुफू के शरीर में भी प्रवेश कर चुका था और उसके भीतर प्रसारित हो गया था। लिन शेन ने सोचा कि क्या यह उस मुठभेड़ के प्रभाव के कारण था जिसने इस बार निर्वाण के दौरान वेई वुफू की प्रतिभा में असामान्य परिवर्तन किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन का इरादा बाद में इसका परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढने का था। अगर विकास सिद्धांत सच में किसी दूसरे की प्रतिभा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, तो ये पूरी तरह से पागलपन होगा। अब इन बातों पर विचार करने का समय नहीं था। वेई वुफू ने सफलतापूर्वक निर्वाण प्राप्त कर लिया था और अपनी निर्वाण शक्ति का परीक्षण कर लिया था। वेई वुफू के निर्वाण गुण को बैंगनी लड़ाई दर्पण क्षेत्र नाम दिया गया था। परीक्षण की शुरुआत में लिन शेन ने पाया कि इसकी विनाशकारी शक्ति मजबूत थी, लेकिन प्रभावशाली नहीं थी। लेकिन जब लिन शेन ने वेई वुफू के साथ युद्ध करने के लिए डेथ पाउडर को बुलाया, तो वह हैरान रह गया। पर्पल फाइटिंग मिरर रियल्म वास्तव में डेथ पाउडर के निर्वाण की शक्ति का अनुकरण कर सकता है। हालांकि वेई वुफू द्वारा अनुकरण की गई मृत्यु प्रकाश डेथ पाउडर की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से मृत्यु प्रकाश की विशेषताएं थीं। गहन जांच के बाद उन्होंने पाया कि बैंगनी युद्ध दर्पण क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी के निर्वाण गुणों की नकल कर सकता है, लेकिन ये केवल विशेषताओं की नकल करता है, ताकत की नहीं, जो कि उसकी अपनी ही बनी रहती है। हालांकि लिन शेन को दूसरों की नकल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें वेई वुफू की ऐसी क्षमता से ईर्ष्या करने से नहीं रोका। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि इस अनुकरण के लिए प्रतिद्वंद्वी के निर्वाण गुणों के साथ संपर्क को सक्रिय करना आवश्यक था, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इच्छानुसार बदला जा सके। एक बार किसी अन्य निर्वाण गुण पर स्विच करने के बाद इसे नए सिरे से अनुकरण करने के लिए पुनः संपर्क करना होगा। ऐसा निर्वाण गुण वास्तव में ओल्ड वेई के लिए उपयुक्त है। अगर यह मेरा होता तो शायद ही इसका कोई उपयोग होता। लिन शेन ने खुद से सोचा कि प्रतिद्वंद्वी के निर्वाण गुणों की नकल करना उसके लिए व्यर्थ लगता है। उसके कौशल अद्वितीय थे, शक्तिशाली होने के लिए एक समान शक्ति की आवश्यकता थी। उसे दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही वह ऐसा कर सकता था। यद्यपि वेई वुफू को केवल एक बार ही निर्वाण प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने अमर स्तर के ईश्वर निर्माण अंडे का उपयोग किया था, फिर भी उसका निर्वाण गुण उन लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जिन्होंने कई बार निर्वाण प्राप्त किया था, केवल मृत्यु चूर्ण की तीव्रता को छोड़कर। जैसे ही रात हुई और दिव्य न्यायालय एक बार फिर प्रकट हुआ, लिन शेन ने वेई वुफू से पहले जेड स्टेप्स पर चढ़ने के लिए कहा। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो लिन शेन समस्या को हल करने में मदद के लिए गार्जियन स्पिरिट को बुलाने में सक्षम होगा। वेई वुफू सफेद लबादा पहने और बैंगनी आभा से घिरे हुए जेड सीढ़ियों पर चढ़े। एक क्षण बाद गड़गड़ाहट और आग एक साथ भड़क उठी। थंडरफायर का सामना करते हुए वेई वुफू ने जेड स्टेप्स पर कदम दर कदम आगे बढ़े। निर्वाण के बाद उनके गुण और प्रतिभा दोनों में बहुत वृद्धि हुई थी। जेड स्टेप्स पर उनका प्रदर्शन गोल्डन कोलोसस से भी अधिक भयानक था। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि वेई वुफू के भीतर निर्वाण की शक्ति थंडरफायर विशेषताओं में बदल गई थी, जो आसपास की गड़गड़ाहट और आग के साथ विलीन हो गई थी। वह बिना किसी दुर्घटना के आसानी से जेड स्टेप्स पर चढ़ गया और सीधे सेलेस्टियल कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, अफसोस की बात है कि बिजली की सफाई से गुजरने के बाद भी वेई वुफू गोल्डन कोलोसस की तरह अमर नहीं हो पाया। इससे लिन शेन को कुछ निराशा हुई। अगर वेई वुफू अमर हो जाता तो रक्त सागर में उनकी यात्रा सुरक्षित होती। वर्तमान में मनुष्यों में कोई भी अमर नहीं था। वेई वुफू संभवतः मनुष्यों में से पहला व्यक्ति था जो अमर बन गया। वेई वुफू ने दिव्य न्यायालय के दरवाजे को धकेलने का प्रयास किया। लिन शेन तुरंत घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई भी निर्वाण प्राणी जो अमरत्व तक नहीं पहुंचा था, वह दिव्य न्यायालय के दरवाजे खोलने में कभी कामयाब नहीं हुआ था। यदि वेई वुफू उन्हें नहीं खोल पाते तो उन्हें ऐसा करने के लिए जेड सम्राट को बुलाना होगा। आश्चर्य की बात यह थी कि दिव्य दरबार के विशाल दरवाजों पर दोनों हाथों से दबाव डालते हुए वेई वुफू की शक्ति प्रकट हुई और वह धीरे धीरे दरवाजे खोलने में सफल हो गया। हालांकि यह काम बहुत कठिन लग रहा था, फिर भी वह बड़े दरवाजे की एक दरार खोलने में कामयाब रहा और तेजी से अंदर घुस गया।
दरवाजे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए, लेकिन अंदर किसी दिव्य उपाधि दिए जाने की ध्वनि नहीं हुई। ये देखकर लिन शेन भी लिटिल स्टार को पकड़ते हुए जेड स्टेप्स के पास पहुंचे। लिटिल स्टार, जो सुनने और बोलने की क्षमता से वंचित हो गया था, कुछ कहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने होंठ भी नहीं हिला पा रहा था। वह केवल भय से भरी आंखों से देख सकता था क्योंकि लिन शेन ने जेड स्टेप्स पर चढ़ना शुरू किया था। वेई वुफू ने बिना किसी प्रयास के चढ़ाई पूरी कर ली थी और यहाँ तक कि निर्वाण स्वरूप दिव्य न्यायालय के दरवाजे भी खोल दिए थे, जिससे लिटिल स्टार को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन लिन शेन के भी ऊपर चढ़ने के निर्णय ने लिटिल स्टार को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। लिटिल स्टार के लिए लिन शेन का जेड स्टेप्स पर चढ़ना अपेक्षित था, क्योंकि उसे पता था कि सीक्रेट गॉड स्टार को छोड़ने के लिए उसने पहले भी ऐसा किया होगा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। लेकिन लिन शेन को इसे जेड स्टेप्स पर साथ नहीं ले जाना चाहिए। जब दो व्यक्ति एक साथ चढ़ते हैं तो थंडरफायर की ताकत दोगुनी हो जाती है, और सिर्फ दोगुनी नहीं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लिन शेन ने जेड स्टेप्स पर चढ़ने के लिए पहले कौन से तरीके अपनाए थे, लेकिन अब थंडरफायर की तीव्र शक्ति के साथ क्या वह इसका सामना कर पाएगा, यह एक और चिंता का विषय था। यदि लिन शेन इसे सहन नहीं कर सका और जेड स्टेप्स पर थंडरफायर द्वारा मारा गया और लिटिल स्टार सीढ़ियों पर गिर गया, हिलने या बोलने में असमर्थ हो गया और सुनने में भी असमर्थ हो गया, जबकि थंडरफायर द्वारा प्रतिदिन नहाया जा रहा था, तो यह वास्तव में मृत्यु से भी बदतर भाग्य होगा। लिन शेन ने जेड स्टेप्स पर चढ़ाई शुरू करने के बाद थंडरफायर के बपतिस्मा को सहन करने और ऊपर चढ़ने का इरादा रखते हुए अपने सभी कौशल को सक्रिय कर दिया। हालांकि जेड स्टेप्स पर कदम रखने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई ज्वाला नहीं जली, न ही आकाश में कोई बिजली चमकी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं पहले भी एक बार ऊपर चढ़ चुका हूं, इसलिए जेड सीढ़ियां अब मुझे थंडरफायर के बपतिस्मा के साथ स्वागत नहीं करती हैं। लिन शेन ने अनुमान लगाया। कम परेशानी होना बेहतर था। लिन शेन सीधे ऊपर चले गए और न तो आग की लपटें और न ही बिजली कभी दिखाई दी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर लिटिल स्टार की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये लिन शेन से अलग तरीके से सोचता था, ये जानते हुए कि चाहे कोई कितनी भी बार चले, उसे थंडरफायर के बपतिस्मा को सहना ही होगा, यहाँ तक कि प्राचीन क्षेत्र के राजा को भी यहाँ आने पर इसे गुजरना पड़ा था। बेशक थंडरफायर का बपतिस्मा प्राचीन क्षेत्र के राजा के लिए गर्म स्नान करने से अलग नहीं था, लेकिन प्रभावी हो या ना हो, थंडरफायर का बपतिस्मा अपरिहार्य था और रियल्म किंग कोई अपवाद नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि लिन शेन थंडरफायर के बपतिस्मा का सामना किए बिना जेड सीढ़ियों पर चढ़ गया? लिटिल स्टार को आश्चर्य हुआ कि क्या जेड सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन वेई वुफू अभी अभी वहां से गुजरा था, इसलिए यह निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं था। लिटिल स्टार ने हैरान होकर सोचा, इस आदमी के साथ क्या हुआ है? वह बहुत अजीब है। दिमाग खपाने के बाद भी वह समझ नहीं पाया कि लिन शेन ने ये कैसे किया। उसे संदेह था कि लिन शेन के पास कुछ खजाना है जिसके कारण वह जेड सीढ़ियों से बच गया और इस प्रकार गड़गड़ाहट और बिजली गिरने से बच गया। हालांकि जब लिन शेन सेलेस्टियल कोर्ट के गेट के सामने पहुंचे तो लिटिल स्टार को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जेड सीढ़ियों ने निश्चित रूप से लिन शेन का पता लगा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि जब लिन शेन गेट पर पहुंचा तो उसे खोलने से पहले ही दिव्य दरबार के दरवाजे खुल गए, जैसे किसी अतिथि का स्वागत कर रहे हों, और स्वतः ही पूरे दरवाजे खुल गए। यदि लिटिल स्टार अब बोल पाता तो वह निश्चित रूप से आश्चर्य से चिल्ला उठता। ये कैसा व्यवहार था? यहाँ तक कि स्वर्गीय न्यायालय के दरवाजे भी प्राचीन क्षेत्र के राजा के लिए अपने आप नहीं खुले थे, जिन्हें प्रवेश करने के लिए उन्हें खुद ही धक्का देकर खोलना पड़ा था। आखिर इस आदमी को क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच इंसान है? लिटिल स्टार को बहुत आश्चर्य हुआ। भले ही उसने 2 राज्य राजाओं का अनुसरण किया था और वह सांसारिक रूप से बुद्धिमान था, लिटिल स्टार ने कभी ऐसा अजीब व्यक्ति नहीं देखा था। गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद लिन शेन ने वेई वुफू और वाइट जेड ब्रिज को देखा। स्वर्गीय न्यायालय के स्वचालित रूप से बंद होने वाले दरवाजों की ओर देखते हुए लिन शेन ने लिटिल स्टार की सुनने और आवाज पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। क्या आपने नहीं कहा था कि इस जगह में मंडप, छतें और खुले हॉल हैं और यह एक दिव्य क्षेत्र की तरह है? लिन शेन ने लिटिल स्टार को अपनी हथेली में पकड़ लिया ताकि उसे अंदर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे। ये कैसे हो सकता है? लिटिल स्टार की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये दिव्य न्यायालय वैसा नहीं था जैसा उसे याद था। ये देखकर कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था, लिन शेन ने वेई वुफू के साथ आगे चलना जारी रखा। लिटिल स्टार लगातार असंभव और ये कैसे हो सकता है जैसी बातें बड़बड़ाता रहा, जो पूरी तरह से बेकार थीं। लिन शेन ने परेशान होकर उसकी आवाज़ और सुनने की शक्ति को फिर से बंद कर दिया। दोनों ने तेजी से उड़ान भरी। वेई वुफू की गति पहले से ही लिन शेन से आगे निकल गई। वेई वुफू ने लिन शेन को आगे की ओर खींचा, जिससे पिछली बार जब लिन शेन अकेले थे तब की तुलना में बहुत समय की बचत हुई। वाइट जेड टॉवर से गुजरने के बाद वे अंततः डार्क बर्ड बेस के आसपास लौट आए।
एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई वुफू वापस तियानचिन की ओर चल पड़ा, जबकि लिन शेन ने स्काई पिनेकल स्टार जाने की योजना बनाई। इस बार वह निर्वाण प्राप्त करने के इरादे से अपने ग्रह पर लौटा, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था और उसे मूल कारण का पता लगाना था। आखिरकार पिंक स्टार इतने सालों से वहां था, और भले ही प्राचीन क्षेत्र का राजा वास्तव में अंदर था, लेकिन इस समय यह जरूरी नहीं था। निर्वाण अधिक महत्वपूर्ण था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। क्योंकि उनके ग्रह का टेलीपोर्टर आरोहण स्तर से ऊपर के प्राणियों को परिवहन नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने शुरू में सोचा कि वे लिटिल स्टार को अपने साथ नहीं ले जा सकते और उन्हें स्वर्ण बुद्ध मंदिर के रास्ते से जाना पड़ सकता है। किसने सोचा होगा कि प्रयास करने पर वे वास्तव में लिटिल स्टार को सीधे टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गए। ये देखकर लिन शेन ने भी जल्दी से टेलीपोर्टर को पुनः सक्रिय कर दिया और ठीक उसके पीछे चला गया। ये केवल बाद में ही पता चला कि लिटिल स्टार के शरीर को प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा तैयार किया गया था और उसका कोई स्तर नहीं था, ये केवल लिटिल स्टार की आत्मा को रखने के लिए बनाया गया था। विशालकाय रिंग स्टार पर पहुंचने पर लिन शेन ने तियानजून से अपने शरीर की जांच करने के लिए कहा। वह ये समझना चाहता था कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी। तियानशुन ने काफ़ी देर तक जांच की, लेकिन कोई समस्या नजर नहीं आई। ये स्थिति अनसुनी है और हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर की ताकत बहुत अधिक है, जिससे निर्वाण अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थता हो रही है। तियानजुन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो समस्या को समझने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वह व्यक्ति दिव्य जाति के साथ नहीं है। आपको तितली कबीले की यात्रा करनी होगी। तियानजून ने लिन शेन को व्यक्तिगत रूप से तितली कबीले में ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां किसी के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। रेस की मौजूदा रैंकिंग में बटरफ्लाई कबीले को बहुत नीचे रखा गया था। पिछली रैंकिंग लड़ाई में बटरफ्लाई कबीले ने शीर्ष 10,000 में जगह बनाई थी, हालांकि इस बार वे 100 मिलियन रैंकिंग से लगभग बाहर हो गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशुन ने लिन शेन से कहा कि वे बटरफ्लाई कबीले को उनकी निम्न रैंकिंग के कारण कम न आंकें, क्योंकि उनकी वास्तविक ताकत उनकी रैंकिंग से कहीं अधिक है। तियानशुन को तो ये भी संदेह था कि यदि बटरफ्लाई कबीला रैंकिंग के लिए गंभीरता से प्रयास करे तो उनके पास शीर्ष 20 में प्रवेश करने का मानक हो सकता है। इस बार वे जिस व्यक्ति की तलाश करने जा रहे थे उसका नाम फाइट था, जो तितली कबीले का एक स्टार लॉर्ड था। फाइटे ब्रह्मांड में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी क्षमताएं उपचार और सुधार में अत्यधिक उपयोगी थीं। खोए हुए अंग को पुनर्जीवित करना फाइटे के लिए सबसे बुनियादी कार्य था, तथा वह शरीर के विभिन्न उत्परिवर्तनों को सुझाने में भी माहिर थे। उदाहरण के लिए, यदि बहुत अधिक निर्वाण घटनाएं होती थीं, जिसके कारण शरीर अनियंत्रित रूप से गैरमानवीय दिशा में विकसित हो रहा था, तो फाइट के पास आमतौर पर समय पर हस्तक्षेप करके इसे नियंत्रित करने या ठीक करने का एक तरीका होता था। तियान जुए अब तक टिके रहने में जो सफल रहे, वह आंशिक रूप से फाइटे के प्रयासों के कारण ही था। हालांकि तियान जुए की स्थिति बहुत विशेष थी, और चूंकि वह स्वयं अपने वर्तमान निर्वाण गुणों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए फाइटे उन्हें नियंत्रित करने में मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बटरफ्लाई कबीले की रैंकिंग उच्च नहीं थी, लेकिन जिन ग्रहों पर उनका नियंत्रण था वे उन्हें प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों में शुमार करने के लिए पर्याप्त थे। एक स्टार लॉर्ड के रूप में फाइटे से सहायता प्राप्त करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी हासिल कर सके। यदि तियानशुन साथ नहीं आता तो लिन शेन के लिए भी फीते से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर भी जब तियानशुन आई तब भी वह असंख्य मूल्य के अनेक उपहार लेकर आए। लिन शेन ने देखा कि ग्रह पर हर जगह विभिन्न प्रकार के फूलदार पेड़ थे, जिन पर छोटे छोटे फूलों की भरमार थी, और तितली कबीले के लोग जोड़े में अपने पंख फड़फड़ाते हुए वनस्पतियों के बीच मौज मस्ती कर रहे थे। जब लिन शेन फीते से मिले तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फीते नाम सुनकर उन्होंने सोचा था कि यह एक पुरुष होगा, लेकिन फीते एक सुंदर महिला तितली कबीले की सदस्य निकली। वह सफ़ेद धुंधले परिधान पहने हुए थी, लंबी और पतली, गोरी त्वचा, पैर अविश्वसनीय रूप से लंबे, और उसकी पीठ फीतादार सफ़ेद पारदर्शी तितली के पंखों से सुसज्जित थी, जो उसे कुलीनता और शान का आभास दे रही थी, साथ ही एक मोहक स्त्रियोचित आकर्षण भी बिखेर रही थी। फेट लिन शेन से आधा सिर लंबी थी, और चांदी के ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए वह लिन शेन से पूरे सिर लंबी थी। उसके सामने खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई रानी उसे नीची नज़र से देख रही हो। जब फीते ने तियानशुन को देखा तो उसने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया और फिर लिन शेन की ओर मुड़कर पूछा, शुन, क्या ये तुम्हारा छोटा प्रेमी है? हाँ, उसे अपने शरीर में थोड़ी परेशानी हो रही है और उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, तियानजून ने गंभीरता से कहा। फाइटे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और वह तुम्हारा छोटा प्रेमी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। निश्चिंत रहो। तीनों बात कर रहे थे, तभी फाइटे का कम्युनिकेटर बज उठा। उसने माफ़ी मांगी और फिर बाहर चली गई। इसके तुरंत बाद जब फीते वापस लौटी तो उसने तियानशुन से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, एक आपातकालीन स्थिति है जिससे मुझे निपटना है। तुम सब थोड़ी देर यहाँ आराम करो और मैं वापस आ जाऊंगी।
ये कहकर फीते जल्दी से चला गया। पहले तो लिन शेन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे वह इंतजार करता रहा, शाम हो गई और फीते का अभी भी कोई पता नहीं चला। प्रिय, आपकी अच्छी दोस्त बहुत व्यस्त लगती है, लिन शेन ने कुछ हद तक हैरान होते हुए कहा। वे पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन उनसे एक भी शब्द या संदेश नहीं मिला। तियानशुन ने हंसते हुए कहा, वह शायद किसी बड़े आदमी को दावत दे रही है। फीते कोई जटिल व्यक्ति नहीं है, उसे बस पैसे से बहुत प्यार है और वह बहुत निष्पक्ष है। जो भी उसे ज़्यादा पैसे देता है, वह पहले उसे दावत देती है। ज़रूर कोई होगा जिसने उसे हमसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे। ज़्यादा पैसे देने वालों से निपटने के बाद हमारी बारी होगी। क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो? लिन शेन हैरान रह गया। तियानशुन ने हंसते हुए कहा, हम एक दूसरे के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम दोस्त बन सकते हैं। तुमने जो चीज़ें लाई हैं वे बहुत कीमती लगती हैं, हमसे ज़्यादा देने वाले ज़्यादा लोग नहीं होंगे, है ना? इतने लंबे समय बाद भी वह वापस क्यों नहीं आई? लिन शेन ने सोचा। तियानशुन ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। हम जो चीज़ें लाए हैं वे वास्तव में ज़्यादा नहीं हैं। फाइटे से इलाज के लिए यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग निर्वाण के दर्द से पीड़ित हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर आगंतुक शीर्ष निर्वाण साधक हैं। और जब तक वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते और गैर मानव बनने वाले नहीं हैं, तब तक कोई भी यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वे अपनी जान बचाने के लिए फाइटे की तलाश कर रहे हैं। जब किसी की जान खतरे में होती है तो वे काफ़ी उदार होते हैं। एक शीर्ष निर्वाण साधक की संपत्ति की तुलना मेरे इन गहनों से नहीं की जा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहें। अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हर कोई अमीर है। फाइटे को संदेश भेजो, मैं पहले दिखना चाहता हूँ, लिन शेन ने पुनर्जन्म की राख निकालते हुए कहा। उसे बताओ, उसे यह इनाम के तौर पर मिलेगा क्योंकि उसने मुझे पहले देखा था। तियानशुन मुस्कुराए और फीते को भेजने के लिए पुनर्जन्म की राख की एक तस्वीर खींची। कुछ ही देर में फाइटे ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। ओह मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इंतज़ार करवाया और इसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके छोटे प्रेमी का इलाज करूँगा। तो उसे क्या हुआ है? बहुत सारे निर्वाण गैर मानवीय परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसने अभी तक नहीं। तियानशुन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फाइटे का कम्युनिकेटर फिर बज उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे खेद है, फाइटे ने फ़ोन उठाते हुए खुद को माफ़ किया। जब वह वापस लौटी तो उसने फिर से खेद भरे चेहरे के साथ माफ़ी मांगी। मुझे सच में खेद है तियानजुन, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं अभी वापस आती हूँ। रुको, लिन शेन ने फेट को एक और पुनर्जन्म की राख फेंकते हुए कहा। वह वास्तव में अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। जीवन का समय पैसे से नहीं मापा जा सकता। चूंकि ये सभी वस्तुएं लिटिल स्टार से प्राप्त हुई थीं, इसलिए उन्हें खुलकर खर्च करने की जरा भी परवाह नहीं थी। फाइट ने पुनर्जन्म की राख को पकड़ लिया और उसे देखते हुए उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तियानशुन, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है, तुमने इतना अमीर और उदार छोटा प्रेमी पा लिया। मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। फीते ने अपने संचारक पर एक ध्वनि संदेश भेजा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। लिन शेन का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गई। जब लिन शेन फीते को अपनी स्थिति बता रहा था तो अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे धक्का देकर खोला गया और एक व्यक्ति अंदर आया। नवागंतुक की जाति का पता लगाना कठिन था। वे नीले रंग के कवच से लिपटे हुए थे जो उनके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उनकी विशिष्ट विशेषताएं छिप गईं और उनकी जाति का निर्धारण करना असंभव हो गया। हालांकि नीले जेड के समान दिखने वाले कवच और उसके जटिल विवरण, गौथिक कवच जैसे आकार को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका विकास कौशल असाधारण रहा होगा। फेते, चाहे वे कितना भी ऑफर करें, मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। मैं अभी तुरंत इलाज शुरू करना चाहता हूँ, नीले कवच वाले व्यक्ति ने लिन शेन और तियानजून को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। आप दोगुना देना चाहते हैं, है ना? लिन शेन ने नीले कवच वाले व्यक्ति को देखा, पुनर्जन्म की राख से भरा अपना बैग निकाला, फिर मेज पर पुनर्जन्म की राख के दर्जनों टुकड़े डाले और नीले कवच वाले व्यक्ति से पूछा, आपका दोहरा कहाँ है? पहले उसे दिखाओ। नीले कवच वाला व्यक्ति हिला नहीं, उसकी निगाहें लिन शेन पर टिकी रहीं और उसने कहा, लिन शेन, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें मार सकता हूं और यहां तक कि दिव्य जाति भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। तो जिस डबल की बात आपने पहले की थी वह अब मायने नहीं रखता। लिन शेन ने बेफिक्र होकर कहा, ठीक है, तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस फाइटे के घर को गंदा मत करना, नीले कवच वाले व्यक्ति ने कहा और वह मुड़ा और बाहर की ओर चलने लगा। फाइटे ने लिन शेन को रोकने के लिए खड़े होकर कहा, उसके साथ संघर्ष शुरू मत करो। वह बिंगलेया है, तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कहकर फाइटे ने बिंगलेया को दूसरे कमरे में जाने के लिए राजी करते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। बिंगलेया यहाँ है,
क्या उसे भी अपने शरीर में कोई समस्या है? तियांगशुन ने कुछ आश्चर्य से कहा। क्या वह बहुत प्रसिद्ध है? लिन शेन ने पूछा। बहुत प्रसिद्ध। स्नो कबीले का बिंगलिया एक बहुत ही भयानक शीर्ष निर्वाण साधक है। उसकी इन आइस थंडर क्यूई निर्वाण की एक बहुत ही विचित्र शक्ति है। कई शीर्ष निर्वाण साधक उसके हाथों मारे गए हैं, यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कैसे मरे। तियांजुन ने सोचा, हम यहाँ अपने शरीर का इलाज करवाने आए हैं, चलो चीज़ों को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाएं। लिन शेन ने हाल ही में स्नो कबीले के बारे में कई बार सुना था। उनकी उच्च रैंकिंग वाली प्रजाति और दुर्जय शक्ति के कारण लिन शेन ने सोचा कि वास्तव में उनसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गया, प्रभावी रूप से स्वीकार करते हुए। हालांकि जैसा कि लिन शेन ने स्वीकार किया, कुछ लोग थे जो उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जब लिन शेन और तियांजून फीते की वापसी के लिए कमरे में इंतजार कर रहे थे, तियांजून को फीते से एक संदेश मिला कि बिंगलिया उसे इलाज के लिए स्नो कबीले में वापस ले जा रहा है और कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। क्या बिंगलिया ये जानबूझकर कर रही है? लिन शेन का चेहरा काला पड़ गया जब उसने तियांजून को देखा और पूछा। तियांशुन का चेहरा भी गंभीर हो गया और वह ये कहते हुए खड़ा हो गया, चलो हमें टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर लोगों को रोकना है। बिंगलिया स्पष्ट रूप से लिन शेन को निशाना बना रही थी। वह फाइटे को दूर ले जाने पर जोर दे रही थी ताकि वह लिन शेन का इलाज न कर सके। जबकि बिंगलिया फीते को हमेशा के लिए स्नो कबीले में नहीं रख सकता था। फीते के पास इलाज के लिए आने वाले लोगों को निस्संदेह गंभीर समस्याएं थीं। अगर वह फीते को कुछ समय के लिए स्नो कबीले में रखता तो लिन शेन को निश्चित रूप से बहुत परेशानी होती। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी अगली पुस्तक खोजें। हालांकि बिंगलिया को यह नहीं पता था कि यह लिन शेन था या तियांजून जिसे स्वास्थ्य समस्या थी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वह लिन शेन को असुविधा पहुंचा सकता था वह काफ़ी था। जैसे ही बिंगलिया फीते के साथ टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, उन्हें आकाश से उतरती दो आकृतियों ने रोक दिया। बिंगलिया, क्या वास्तव में बात को इतना आगे ले जाने की जरूरत है? तियांशुन ने बिंगलिया की ओर देखते हुए कहा। मैं, बिंगलिया, हमेशा अपने कार्यों में निर्णायक रही हूँ। क्या तुम्हें आज ही इसका एहसास हुआ है? बिंगलिया ने ठंडे अहंकार के साथ कहा। तियांशुन को पता था कि बिंगलिया के साथ और अधिक शब्द बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसने फेटे की ओर मुड़कर कहा, उसके शब्द शायद कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे मायने रखते हैं। वह जो भी ऑफर करेगा मैं उसे दोगुना कर दूंगी। इससे पहले कि बिंगलिया कुछ बोल पाती, फाइटे ने तियांशुन को एक तरफ खींच लिया और कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। स्नो कबीले और हमारे बटरफ्लाई कबीले ने कई ग्रहों को विकसित करने में सहयोग किया है और अब कबीले के नेता ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बिंगलिया के साथ जाने का आदेश दिया है। मैं मना नहीं कर सकता। ऐसा क्यों न हो, एक बार जब बिंगलिया का मुद्दा सुलझ जाए तो मैं तुरंत वापस आऊँगा और तुम्हें खोजने के लिए सीधे जायंट रिंग स्टार जाऊँगा। मैं तुम्हारे प्रेमी का मुफ्त में इलाज करूंगा और मैं दोनों तरफ की यात्रा का खर्च वहन करूंगा, माफ़ी के तौर पर। तुम क्या कहती हो? तियांशुन जानती थी कि फीते द्वारा उसे निःशुल्क सेवाएं देने तथा खर्चे भी वहन करने के लिए फीते ने पहले ही उसे जबरदस्त सम्मान दिया था। लेकिन अगर लिन शेन के मुद्दे में और देरी हुई तो उसके निर्वाण की कठिनाई बढ़ जाएगी। डार्क डोमेन लोड सीड के प्रभाव कम होते जाएंगे और लिन शेन के शरीर में पहले से ही 4 प्रकार की निर्वाण शक्तियां मौजूद थीं। डार्क डोमेन लोड सीड की प्रभावकारिता के बिना निर्वाण के जोखिम बहुत ज्यादा थे। क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अपनी कीमत बताओ, मैं उससे 5 गुना 10 गुना भी कर सकता हूँ, तियांशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बहन, इस बार बात पैसों की नहीं है, फाइट ने असहाय होकर कहा। दूसरी तरफ बिंगलिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम अभी बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक नहीं कर रहे थे, ये सोचकर कि तुम थोड़े से पैसे से जो चाहो कर सकते हो? दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारा पैसा तभी उपयोगी है जब मैं कहूं कि यह उपयोगी है। अगर मैं कहूं कि यह उपयोगी नहीं है तो चाहे तुम कुछ भी लाओ, ये सब बेकार है। तुम चाहती हो कि फीते तुम्हारा इलाज करे, है न? ठीक है, उस बच्चे को यहाँ आने दो। मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। एक बार जब मैं अपना मजा ले लूं तो फीते रुककर तुम्हारा इलाज कर सकता है। बिंगलिया ने सोचा कि यह तियांजून था जिसे इलाज की जरूरत थी, यही वजह थी कि वह इतनी बेताब थी। तियांशुन बोलने ही वाला था कि लिन शेन ने आकर बीच में टोक दिया। तो तुम किसी को मारना चाहते हो? तो चलो कोई जगह ढूंढते हैं। तियांशुन, अब इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे खुद संभाल लूंगा, लिन शेन ने बिंगलिया को देखते हुए कहा। बिंगलिया ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत घमंडी लगते हो। मुझे तुम्हारा यह अहंकार पसंद है, इससे तुम्हें पीटना ज्यादा संतोषजनक लगता है। बोलने के बाद बिंगलिया ने फीते की ओर मुड़कर कहा, यह तुम्हारा क्षेत्र है, तुम इसकी व्यवस्था करो। फेइटे ने कठिनाई से तियांशुन को देखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम यहाँ समस्याएं सुलझाने आए हो, गुस्से में प्रतिस्पर्धा करने नहीं। उसे लेकर पहले वापस जाओ।
तियानशुन जानती थी कि फीते भी उसके और लिन शेन के सर्वोत्तम हितों की देखभाल कर रहा था, क्योंकि बिंगलेया की योग्यताएं निर्वाण स्तर पर शीर्ष पर थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि लिन शेन को अब तक ब्रह्मांड में कुछ प्रसिद्धि मिल चुकी थी, लेकिन जब उसने अपना नाम बनाया तब वह अभी भी आरोही स्तर पर था, और भले ही वह निर्वाण तक पहुंच गया था, लेकिन उसने अभी अभी निर्वाण प्राप्त किया था। वह बिंगलेया से कैसे तुलना कर सकता था, जो एक शीर्ष निर्वाण साधक था जिसका नाम पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था। वास्तव में फीते को यह भी नहीं पता था कि लिन शेन को निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था और वह अभी भी एक आरोही था। यदि उसे पता होता तो वह उन्हें मनाने की जहमत नहीं उठाती, बल्कि तियानशुन को उन्हें जल्दी से भगाने के लिए दबाव डालती। फिर भी तियानशुन ने फीते को देखा और धीरे से कहा, चूंकि उसने पहले ही इसे सामने रख दिया है तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। फीते वास्तव में समझ नहीं पाई कि तियानशुन क्या सोच रही थी। लिन शेन को बिंगलिया से लड़ने देना, क्या वह वास्तव में चाहती थी कि बिंगलिया लिन शेन को पूरी तरह से पीटकर उसे शांत करे? लेकिन तियानशुन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। जब बिंगलेया ने उनसे पुनः आग्रह किया तो फाइट के पास उन्हें शहर के बाहर युद्ध क्षेत्र में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब बिंगलेया ने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा और लिन शेन को ठंडे नज़रों से देखा जो विपरीत दिशा से आ रहा था, तो उसने कहा, मुझे अपनी ताकत का पता नहीं है, इसलिए अगर तुम मारे गए तो मुझे दोष मत देना। जितना चाहो मारो। लिन शेन वहीं खड़ा रहा, जैसे एक कवच ने उसके शरीर को घेर लिया हो। अपनी निर्वाण शक्ति का उपयोग करो, एक बार मैं अपनी चाल चल दूं तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा, बिंगलेया ने नम्र भाव से कहा। निर्वाण की कौन सी शक्ति? मैं निर्वाण तक नहीं पहुंचा हूं, मेरे पास वह चीज नहीं है, लिन शेन ने कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, बिंगलेया अचंभित रह गया और फाइटे, जो तियानशुन के साथ लड़ाई देख रहा था, इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया। नहीं नहीं, तुम्हारा छोटा प्रेमी अभी भी एक आरोही है, फाइटे ने अविश्वसनीय रूप से तियानशुन से पूछा। हाँ, उसके शरीर में कुछ समस्या है और वह निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता। इस बार हम इस समस्या को हल करने के लिए तुम्हें ढूंढने आए हैं, तियानशुन ने समझाया। और तुमने अभी भी उसे बिंगलेया के साथ द्वंद्व युद्ध करने दिया। जल्दी करो और उसे वापस खींचो, बिंगलेया वास्तव में मारने की हिम्मत करता है। मुझे मत बताओ कि तुम उससे थक गई हो और प्रेमी बदलना चाहती हो, फाइट ने टिप्पणी की। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बदलना चाहूंगी, लेकिन दुख की बात है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। तियानजुन ने निराशा का दिखावा किया। वह लिन शेन की स्थिति से अवगत थी। 4 प्रकार की बेस म्यूटेशन ताकतों ने भी लिन शेन को निर्वाण तक पहुंचने में सक्षम नहीं बनाया था और उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। भले ही बिंगलेया उसे चोट पहुंचाना चाहे, यह आसान नहीं होगा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव लें। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद बिंगलेया ने वास्तव में हंसना शुरू कर दिया। क्या आप बचाव के लिए नायक की भूमिका निभाना चाहते हैं? नायक बनना आसान नहीं है, हो सकता है कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़े। तब तक बिंगलेया को अभी भी लगता था कि लिन शेन तियानजुन के पक्ष में खड़ा था। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, अगर तुम ले सको तो इसे ले सकते हो, लिन शेन ने सहजता से कहा। बिंगलेया और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लिन शेन ने सीधे कहा, क्या तुम लड़ने के लिए उत्सुक नहीं हो, या तुम अपने होठों से लड़ते हो? हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हारी लापरवाही के लिए मैं एक अपवाद बना दूंगी और तुम्हारी जान बख्श दूंगी। बिंगलेया ने बात खत्म करते हुए सीधे लिन शेन पर मुक्का मारा। उन्होंने अपने मुक्के में निर्वाण की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उनके विचार में एक आरोही के खिलाफ निर्वाण की शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही डीएस बड़ी ही खुद सामने आए। बिंगलेया ने मुक्का मारा, यह उम्मीद करते हुए कि लिन शेन चकमा देगा या पलटवार करेगा। क्रिस्टिन के साथ लिन शेन की लड़ाई का वीडियो देखने के बाद बिंगलेया को पता था कि लिन शेन की चाल, तकनीक और कौशल जबरदस्त थे। बिंगलेया के मुक्के की गति बहुत तेज नहीं थी। इसका उद्देश्य लिन शेन को अपनी सफिंग मुट्ठी या पिस्तौल मारने की कला का उपयोग करने का समय देना था। तब बिंगलेया अपनी शक्ति से जवाब देगा, लिन शेन की पिस्तौल मारने की कला या सफिंग मुट्ठी को चकनाचूर कर देगा, जिससे एक आरोही और एक निर्वाण प्राणी के बीच की दुर्गम खाई का प्रदर्शन होगा। हालांकि जब बिंगलेया का धीमा मुक्का आया तो लिन शेन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि वह स्तब्ध था, बस वहीं खड़ा था। उसने ब्लॉक नहीं किया और चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। बिंगलेया को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिससे वह असमंजस में था कि अपने धीमे प्रहार को कैसे आगे बढ़ाए। लेकिन बिंगलेया आखिरकार एक बेहतरीन व्यक्ति था। उसने लिन शेन के पेट पर सीधा मुक्का मारने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। लिन शेन को मारने से बचने के लिए बिंगलेया ने अपने मुक्के का बल भी थोड़ा कम कर लिया। वह यहाँ आनंद लेने आया था, किसी की हत्या करने से मजा खराब हो जाता। बिंगलेया का मुक्का लिन शेन के पेट पर जोरदार तरीके से लगा, जिससे एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई हथौड़ा लोहे की प्लेट पर टकराया हो। बिंगलेया ने अपनी मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी, उसकी मुट्ठी अभी भी लिन शेन के पेट पर दबी हुई थी,
जबकि लिन शेन बिना हिले डुले शांति से बिंग लेया को देखते रहे, जिससे एक अजीब दृश्य बन गया। फाइटे को कुछ आश्चर्य हुआ, आपके छोटे प्रेमी के पास कुछ प्रभावशाली कौशल हैं। वास्तव में वह बिंग लेया के मुक्का को सीधे झेलने में सक्षम है। भले ही बिंग लेया गंभीर नहीं था और उसने निर्वाण की शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन आरोही के बीच ऐसी ताकत होना पहले से ही शीर्ष पर है। तियानशुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। बिंग लेया ने धीरे से अपनी मुट्ठी वापस खींची। लिन शेन को दिलचस्पी से देखते हुए उसने कहा, दिलचस्प है, वास्तव में मेरे मुक्का का सामना करने में सक्षम है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के योग्य हैं जो क्रिस्टिन को हरा सकता है। चलिए, बकवास बंद कीजिए, लिन शेन ने कहा। ठीक है, ठीक है, आज मैंने, बिंग लिया ने, वास्तव में अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। तुम्हारे जैसा अभिमानी आरोही वास्तव में मेरे जीवन में पहली बार है। यह मुक्का तुम्हारे अहंकार की कीमत है। बिंग लिया ने लिन शेन पर एक और मुक्का मारा। इस बार भी उसने निर्वाण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक सूक्ष्म शक्ति थी। हालांकि बिंग लिया ने हड्डी तोड़ भूसे के कौशल का उपयोग किया, जिसका लक्ष्य इस भूसे से सीधे लिन शेन के कवच को चकनाचूर करना था, ये देखने के लिए कि वह कैसे अभिमानी बना रहेगा। झनकार, एक बार फिर धातु से धातु टकराने की आवाज गूंजी और दृश्य फिर से ठहर गया। लगभग पिछले मुक्का की तरह बिंग लेया ने मुक्का मारने की अपनी मुद्रा बनाए रखी। उसकी मुट्ठी अभी भी लिन शेन के पेट पर दबी हुई थी, जबकि लिन शेन अभी भी वहीं स्थिर खड़ी थी और उसकी ओर देख रही थी। टूटे हुए कवच और लिन शेन के उड़कर गिरने का प्रत्याशित दृश्य घटित नहीं हुआ। बिंग लेया कुछ आश्चर्यचकित थी। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी हटा ली, केवल ये देखने के लिए कि जिस स्थान पर लिन शेन पर प्रहार किया गया था उसके कवच पर एक भी निशान नहीं था। टूटने की तो बात ही छोड़िए। क्या हो रहा है? हालांकि मैंने निर्वाण की शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह मुक्का एक साधारण आरोही की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली था। लिन शेन का कवच इतना कठोर कैसे हो सकता है? बिंग लेया ने भौहें सिकोड़ते हुए लिन शेन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पहले से ही एक निर्वाण प्राणी हो, अन्यथा कवच इतना मजबूत नहीं हो सकता था। यदि आप ऐसा कहते हैं, लिन शेन ने कहा, इसकी जरा भी परवाह किए बिना, मुझे धोखा दोगे और तुम एक ऐसी कीमत चुकाओगे जो तुम वहन नहीं कर सकते। इस बार बिंग लेया ने सीधे निर्वाण की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी मुट्ठी से हरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी एक सूरज की तरह विशाल हरी रोशनी बिखेर रही थी और वह एक बार फिर लिन शेन के पेट में जा घुसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिंग लेया और फीते दोनों ने सोचा कि इस बार लिन शेन को निश्चित रूप से या तो ब्लॉक करना चाहिए या चकमा देना चाहिए। कौन जानता था कि लिन शेन अभी भी बिना एक इंच भी हिले वहीं खड़ा था और बिंग लेया की मुट्ठी, जो निर्वाण की शक्ति से भरी हुई थी, को अपने कवच पर वार करने दे रहा था। बिंग लेया की निर्वाण शक्ति एक प्रकार की कोमल शक्ति थी जिसे एब्सोल्यूट यिन थंडरलाइट कहा जाता था। जब वह एब्सोल्यूट यिन थंडरलाइट से पत्थर पर प्रहार करती थी तो पत्थर को कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन हवा के झोंके से ही पत्थर धूल में बदल जाता था। बिंग लेया की मुट्ठी ने लिन शेन को फिर से मारा और इस बार भी लिन शेन एक इंच भी नहीं हिला। हालांकि इस बार बिंग लेया ने परिणाम का अनुमान लगा लिया था। उसके विचार में, हालांकि लिन शेन स्थिर खड़ा था, उसके पूरे शरीर के कवच को पूर्ण यिन थंडरलाइट द्वारा धूल में बदल दिया जाना चाहिए था। अब क्या तुम्हें इसका पछतावा है? बिंग लेया ने शांत भाव से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और सीधे खड़ी हो गई। लिन शेन के माथे पर एक तेज और सुंदर हरकत के साथ झटका मारा जो 7 भाग आकस्मिक और 3 भाग तेज थी। बिंग लेया की कल्पना में इस झटके से लिन शेन का पूरा शरीर, जिसका कवच पहले से ही धूल में बदल चुका था, बिखर जाएगा। बिंग लेया वहीं खड़ी होकर इस छवि के सामने आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत जाने के बाद लिन शेन अभी भी बिल्कुल ठीक खड़ा था। उसके कवच पर राख में बदलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। असंभव। बिंग लेया ने सोचा कि उसने उस झटके में पर्याप्त बल नहीं लगाया था, इसलिए उसने लिन शेन के माथे पर कई बार इशारा किया, लेकिन सनसनी अभी भी कठोर थी। धूल में बदलने की बात तो दूर, एक खरोंच भी नहीं थी। बिंग लेया की नज़र धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसने लिन शेन को घूरते हुए कहा, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आपकी निर्वाण शक्ति रक्षात्मक विशेषता की है, जो मेरे निरपेक्ष इन वज्र प्रकाश के 10वें हिस्से को रोकने में सक्षम है। निर्वाण स्तर के लोगों में आपको भी एक उल्लेखनीय व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आपने मुझसे मुलाकात की। ऐसा कहने के साथ बिंग लेया ने खुद को और अधिक नहीं रोका, क्योंकि एब्सोल्यूट यिन थंडरलाइट विस्फोटक रूप से फट गया और उसकी मुट्ठियों ने लिन शेन के शरीर पर भारी हमला किया। इस बार बिंग लेया ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उनकी पूर्ण यिन वज्र प्रकाश और शक्ति दोनों को उनके सबसे दुर्जय रूप में प्रकट कर दिया गया। फिर भी इस मौके के बावजूद लिन शेन 1 इंच भी हिले बिना वहीं खड़ा रहा। इस बार ये टूट जाना चाहिए, है ना? बिंग लेया ने एक बार फिर लिन शेन को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसकी हथेली लिन शेन की छाती से टकराई तो वह अभी भी लोहे की तरह सख्त महसूस हुई। टूटने का कोई संकेत नहीं था।
बिंगलिया ने थोड़ा जोर लगाया और फिर वहीं अकड़ गया, कुछ हद तक ये विश्वास करने में असमर्थ कि लिन शेन केवल अपने कवच की मजबूती के साथ उसके पूर्ण शक्तिशाली प्रहार का सामना कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नस्लीय युद्ध के दौरान वह केवल आरोही स्तर पर था। भले ही उसने तुरंत बाद निर्वाण तक आरोही हासिल कर ली हो, लेकिन इतने कम समय में वह इतना दुर्जय कैसे बन गया? बिंगलिया की अभिव्यक्ति अनिश्चितता से उतार चढ़ाव भरी थी। क्या तुम लोगों को इसी तरह मारते हो? लिन शेन ने अपनी छाती पर बिंगलिया के हाथ को देखा और उदासीनता से कहा। तभी बिंगलिया को होश आया, उसने जल्दी से लिन शेन की छाती से अपना हाथ हटा लिया और लिन शेन को एक उदास भाव से देखा। आप वास्तव में असाधारण हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि डीएस बड़ी ई ने भी कहा कि आप कल्पना से परे एक प्रतिभा हैं। अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो बस लड़ो। क्या तुम व्यर्थ की बातें बंद नहीं कर सकते? लिन शेन ने कुछ हद तक झल्लाहट से कहा। उसके विरोधी हमेशा उससे बकवास बातें क्यों करना पसंद करते थे? क्या वह ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसे सुनना अच्छा लगता था? बिंगलिया को अचानक शब्द नहीं सूझने लगे और वह जो कुछ भी कहने वाला था उसे निगलना पड़ा। बिना एक और शब्द बोले बिंगलिया ने सीधे लिन शेन पर हमला किया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली की धारियां दिखाई देने लगीं। बिंगलिया ने अपने सहज कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। बिंगलिया के एक के बाद एक घूंसे को लिन शेन पर भयंकर क्रोध के तूफान की तरह गिरते देख फीते लोग अचंभित रह गए। ऐसा नहीं था कि निर्वाण स्तर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो बिंगलिया से मुकाबला कर सके। वह निर्वाण स्तर पर अजेय नहीं था, लेकिन आखिरकार वह शीर्ष निर्वाण प्राणियों में से एक था। भले ही अन्य शीर्ष निर्वाण प्राणी थे जो बिंगलिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी चुपचाप खड़े रहने और बिंगलिया को लिन शेन की तरह उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। और बिंगलिया की स्थिति को देखते हुए उसने पहले से ही विभिन्न सहज कौशल का उपयोग किया था, फिर भी उसके हमलों का लिन शेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो बिना किसी जवाबी हमले के इरादे के वहीं स्थिर खड़ा था। तूफान के समान हमलों की बौछार के बाद बिंगलिया एक बार फिर रुक गया, सांस लेने के लिए वहीं खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी और अविश्वास से भरी हुई थीं क्योंकि वह स्थिर लिन शेन को देख रहा था। उसने विभिन्न सहज कौशलों का उपयोग किया था, लेकिन फिर भी लिन शेन के कवच पर एक भी मुक्का का निशान नहीं छोड़ सका। बाहर से देख रही फाइटे की आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। उसने पहले कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। असंभव, यह असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्वाण स्तर की रक्षा कितनी मजबूत है, यह मेरे पूर्ण शक्ति कौशल हमले को रोक नहीं सकता। और इसके अलावा उसका सहज कौशल भी रक्षात्मक नहीं है। लिन शेन की ओर बिंगलिया की निगाहें तेजी से विचित्र होती जा रही थीं। यदि तुम्हारे पास लोगों को मारने की ताकत नहीं है तो लोगों से लड़ने की इच्छा के बारे में लगातार बात करना बंद करो, लिन शेन ने कहा और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने सामने की धूल झाड़ने का नाटक करते हुए हल्के से बोला। बिंगलिया की आंखें फड़कने लगीं और उसके माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। उसके दांत भीगने लगे और उसने अपना जीवन आधार, एक हरे रंग का ड्रैगन आकार का आर्मगार्ड बुलाया। आर्मगार्ड ने उसकी पूरी बांह को ढक लिया। मुट्ठी वाला हिस्सा ड्रैगन हेड नकल बना रहा था, जबकि कंधे का हिस्सा ड्रैगन टेल शोल्डर गार्ड बन गया। उसकी पूरी बांह ग्रीन क्रिस्टल ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थी। आपकी यात्रा माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जारी है। हरे रंग की बिजली की किरणें आर्मगार्ड पर ऐसे नाच रही थीं मानो उनमें अतुलनीय क्रूर शक्ति हो। लेया की बांह पर नीला गर्जन लगातार मजबूत होता गया और उसका पूरा हाथ एक असली गर्जन ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो अंतहीन दमनकारी शक्ति को प्रकट कर रहा था। अगर मैं तुम होते तो मैं अपने शरीर से यह वार सहने की कोशिश नहीं करता, बिंगलिया ने कहा। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं और वह लिन शेन को घूर रहा था। लिन शेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप बिंगलिया को देखता रहा। बिंगलिया लिन शेन के रवैये से पूरी तरह से क्रोधित हो गया। इलेक्ट्रिक ड्रैगन लोन आर्मगार्ड में लिपटा उसका हाथ सीमा तक पीछे खींच लिया गया और फिर उसने गुस्से में उसे लिन शेन की ओर फेंक दिया। गरजता हुआ थंडर ड्रैगन आकाश को चीरता हुआ तुरंत लिन शेन के सामने आ गया और अपने साथ एक विस्फोटक बिजली लाया जो लिन शेन के शरीर में घुस गई। एब्सोल्यूटियन थंडरलाइट, इलेक्ट्रिक ड्रैगन लोन आर्मगार्ड और पेनेट्रेटिंग ड्रैगन फिस्ट के कौशल के साथ मिलकर इस पंच के साथ बिंगलिया की विनाशकारी शक्ति के चरम पर पहुंच गई थी। इस पंच का सबसे भयानक हिस्सा भयावह विनाशकारी शक्ति नहीं थी, बल्कि ताकत की क्षमता थी कि वह सीधे शरीर में प्रवेश कर जाए, बेस म्यूटेशन कार्पेस की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर दे और अंदर के मांस और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाए। चाहे आपकी कवच रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह इस मौके की शक्ति को रोक नहीं सकती। जब थंडर ड्रैगन लिन शेन के शरीर में घुसा तो अचानक उसके भीतर गड़गड़ाहट हुई, मानो लिन शेन के शरीर के अंदर अनगिनत तीव्र धाराएं आपस में जुड़ रही हों। मैं तुम्हारी जान नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने खुद ही यह सब झेला है। बिंगलिया ने लिन शेन के शरीर को गड़गड़ाहट के साथ बहते हुए देखा और अनुमान लगाया कि उसके कवच के नीचे का मांस जलकर भस्म हो गया होगा। तियानशुन, तुम्हारा छोटा प्रेमी, फाइटे को समझ नहीं आया कि क्या कहे। लिन शेन ने फिर भी पलटवार नहीं किया, बिंगलिया के मुंह को सीधे झेला।
ऐसी शक्ति सीधे शरीर में घुसने के साथ ये संदिग्ध है कि किसी भी निर्वाण प्राणी का मांस इसका सामना कर सकता है। अगर मरा नहीं तो ये निश्चित रूप से आधे जीवन को काट देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशुन जैसा कोई व्यक्ति, वह इतने लापरवाह और अहंकारी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है। लिन शेन के शरीर से बिजली बह निकली, उसकी आंखों, कानों, मुंह और नाक से बिजली रिसने लगी। आखिरकार वह एक प्रबुद्ध मानव आकार के प्रकाश बल्ब की तरह दिखने लगा, जो बिजली की रोशनी से भयानक रूप से चमक रहा था और अंदर की गड़गड़ाहट से पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब लिन शेन पर बिजली की रोशनी फीकी पड़ गई, तब भी वह निश्चल खड़ा रहा। उसका काला कवच एक गहरे अंधेरे गड्ढे जैसा था। बिंग लिया ने लिन शेन की ओर देखा, फिर फीते की ओर मुड़ी और कहा, चलो चलें। जैसे ही उसने ये कहा, बिंग लिया ने यह मानते हुए वहां से जाने का फैसला किया कि लिन शेन पहले ही मर चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम उस प्रहार के बाद बस चले जाओगे? लिन शेन की आवाज़ सुनकर बिंग लेया का शरीर बुरी तरह कांप उठा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। बिंग लेया घूमकर लिन शेन को घूरने लगा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। जब लिन शेन ने बिंग लिया की ओर धीमे कदम बढ़ाते हुए चलना शुरू किया, तो फीते भी आश्चर्यचकित अविश्वास से भर गया। तुम्हारी बारी आ गई है न? क्या अब मेरी बारी नहीं आ गई है? लिन शेन ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। उसका हाथ बंदूक की तरह बना हुआ था और वह बिंग लेया की ओर इशारा कर रहा था। बिंग लेया के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना टपक पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जोरदार हमले से लिन शेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन शेन का शरीर कितना मजबूत था, और अगर इतना मजबूत शरीर हमला करे तो हमला कितना भयानक होगा। खांसी खांसी। लिन शेन, तुम जीत गई हो, फीते तुम्हारी है। बिंग लिया ने लिन शेन की उंगली की दिशा से बचते हुए थोड़ा सा बगल की ओर मुड़कर हल्के से खांसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुमने मुझ पर इतने घूंसे बरसाए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं, है ना? लिन शेन ने उदासीनता से कहा। तुम क्या चाहते हो? बिंग लिया ने पीड़ा भरे भाव से पूछा। तुमने मुझे इतने घूंसे मारे हैं, मेरी एक उंगली काटना कोई बड़ी बात नहीं है ना? लिन शेन ने कहा। ज़्यादा नहीं, बिंग लिया ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, लिन शेन ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए कहा। अचानक उसने अपनी कलाई और उंगलियां हिलाईं, जिससे उसकी उंगलियों से फिंगर सैंड की एक खामोश धार फूट पड़ी। बिंग लिया को उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन उसी समय हमला करेगा जिस समय उसने कहा था, और अब वह लिन शेन के हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह चकमा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें। लिन शेन ने उसकी मुट्ठी शक्ति को सहन किया, क्योंकि लिन शेन ने ऐसा चुना था। बिंग लिया कभी भी लिन शेन के हमले का सामना करने के लिए सहमत नहीं हुई थी। बिंग लिया ने सोचा कि वह लिन शेन के हमले से बच गया है, लेकिन फिंगर सैंड ने चुपचाप हवा में घूमकर चकमा दे रहे बिंग लिया पर सटीक प्रहार किया। बिंग लिया अभी भी अपनी गणनाओं पर आत्मसंतुष्ट था। अचानक उसे कमर में सुन्नपन महसूस हुआ और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यदि उसने चकमा नहीं दिया होता और इसके बजाय अपनी ताकत से फिंगर सैंड का सामना किया होता, तो लिन शेन की ताकत उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होती। लेकिन उनकी दंभपूर्ण रणनीति ने उन्हें फिंगर सैंड के जाल में फंसा दिया, जिससे उनके एक्यू पॉइंट्स अवरुद्ध हो गए। अरे, यह क्या बकवास है? बिंग लिया जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर ऐंठ रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वह चीखना चाहता था, लेकिन वह आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन के शरीर में सुन्नपन आ गया था और यह एक कष्टदायक अनुभव था। फेड ने लिन शेन को अचंभित होकर देखा। बिंग लिया जैसा शीर्ष निर्वाण साधक उसकी एक भी फिंगर सैंड का सामना नहीं कर सका, जो आश्चर्यजनक था। चलो चलें, लिन शेन ने कहा। बिंग लिया की हरकतों को अनदेखा करते हुए वह फीते की ओर चलने के लिए मुड़ा। वह फीते ने जमीन पर पड़ी बिंग लिया को देखा, चिंतित। अगर बिंग लिया यहाँ मर जाती तो स्नो कबीले को निश्चित रूप से चैन नहीं मिलता। यह न केवल लिन शेन के लिए परेशानी का कारण बनता, बल्कि बटरफ्लाई कबीले को भी फंसा देता। वह नहीं मरेगा, बस थोड़ा सा कष्ट सहेगा, लिन शेन ने उत्तर दिया। वह बिंग लिया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए इसे आसान बनाने का इरादा भी नहीं रखता था। फीते ने राहत की सांस ली और आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये लिन शेन और बिंग लिया के बीच का मामला था। अब बिंग लिया के लिए दलील देना अनुचित होगा। लिन शेन और अन्य लोगों को जाते देख बिंग लिया चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पाया। उसका शरीर सुन्न और दर्द से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा शरीर ऐंठ रहा हो, और तीव्र बेचैनी ने उसे लगभग पागल कर दिया। एक पल के लिए बिंग लिया ऐसा दर्द सहने की बजाय मरना पसंद करेगी। दुर्भाग्य से वह अभी तक खुद को मार भी नहीं सका। उसका शरीर जमीन पर तब तक ऐंठता रहा जब तक कि वह अंततः मर नहीं गया। फाइड ने कुछ लोगों को बिंग लिया को ले जाने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए कहा। हालांकि जागने के बाद भी बिंग लिया का शरीर लगातार ऐंठता रहा और कुछ ही देर में वह फिर से बेहोश हो गया। फाइड द्वारा भेजे गए लोगों ने बिंग लिया को एक बार फिर बेहोश होते देखा, उसे तुरंत होश में लाया, लेकिन उसकी तकलीफ और बढ़ गई। वह बेहोश रहना ही पसंद करता था।
तुम्हारे शरीर में क्या गड़बड़ है? क्या तुम्हारे निर्वाण में कुछ गड़बड़ है? फीते ने लिन शेन के शरीर पर एक बार नज़र डालते हुए पूछा। इससे पहले तियान जून ने कहा था कि लिन शेन निर्वाण से नहीं गुजर सकता, और बिंग लिया के साथ लिन शेन की लड़ाई को देखने के बाद फीते को विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन निर्वाण से नहीं गुजरा है, बल्कि उसने सोचा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा शरीर निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने बेस म्यूटेशन भूमि और निर्वाण अंडा दोनों का उपयोग किया है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी निर्वाण की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। लिन शेन ने कुछ हद तक अपनी स्थिति को समझाया। तुम सच में अभी भी एक आरोही हो? फाइटे ने लिन शेन की ओर देखते हुए अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। फाइटे ने लिन शेन के शरीर की जांच करने के लिए अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग किया और पाया कि लिन शेन वास्तव में निर्वाण से नहीं गुजरा था, उसके शरीर में निर्वाण की कोई शक्ति नहीं थी। ने अपने उपकरणों से लिन शेन के शरीर की जांच की, लेकिन परिणाम देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। लिन शेन ने निर्वाण प्राप्त नहीं किया था, फिर भी उसके शरीर की ताकत आरोही लोगों की ताकत से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। कई परीक्षणों के बाद फीते ने लिन शेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, आपके शरीर में निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे इसे कैसे कहना चाहिए? अगर हम एक आरोही के शरीर की तुलना पानी से करते हैं, तो निर्वाण की शक्ति दूध की तरह है। जब दूध को पानी में डाला जाता है तो यह पानी में विलीन हो जाता है, जिससे पानी को दूध का स्वाद मिलता है। लेकिन आपके मामले में शरीर अब पानी नहीं है, बल्कि लोहे का एक ब्लॉक है। चाहे कितना भी दूध डाला जाए, दूध लोहे के ब्लॉक में विलीन नहीं हो सकता। दूध दूध ही रहता है, लोहा लोहा ही रहता है, वे एक साथ विलीन नहीं हो सकते, और स्वाभाविक रूप से आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। फीते को आखिरकार समझ में आ गया कि लिन शेन बिंग लिया की भयानक शक्ति का सामना क्यों कर सकता है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नई दुनियाएं खोजें। फाइटे को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि लिन शेन ने अपने शरीर को इस हद तक कैसे मजबूत किया, जो सैद्धांतिक रूप से आरोही के लिए असंभव होना चाहिए। लिन शेन ने केवल इतना कहा कि उसने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया था। स्वाभाविक रूप से वह फाइटे को सीक्रेट गॉड स्टार के मामलों के बारे में नहीं बता सकता था। क्या इसे हल करने का कोई तरीका है? तियान शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। फिलहाल कोई समाधान नहीं है। मुझे सोचने और योजना बनाने के लिए कुछ समय दीजिए, फाइट ने गहरी सोच में डूबे हुए उत्तर दिया। लिन शेन और तियान शुन के पास फीते के घर पर ही रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि फीते जानकारी लेने चला गया। जब बिंग लेया के एक्यूपॉइंट्स में रुकावट स्वतः ही खुल गई, तब तक अगला दिन आ चुका था। इस समय बिंग लेया को मानवीय पहचान से परे यातना दी गई थी। उसकी आंखें खाली थीं, एक प्रताड़ित छोटी पत्नी की तरह। ठीक होने के बाद बिंग लेया तुरंत नहीं गया, ये जानते हुए कि लिन शेन अभी भी वहां था। उसने वास्तव में पहले उसे ढूंढा। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लिन शेन ने पूछा, बिंग लेया को फिर से आते देखकर, और वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं नहीं नहीं। बिंग लेया ने अपना सिर खड़खड़ाते ड्रम की तरह हिलाया। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लिन शेन ने कहा। इसे अस्वीकार करने में जल्दबाजी मत करो। मेरी बात सुनने के बाद निर्णय लेने में देर नहीं होगी। बिंग लेया ने अपनी बात जारी रखी। बिंग लेया को एक ग्रह पर बहुत ही विशेष उत्परिवर्तित निर्वाण अंडों का एक घोंसला मिला था, लेकिन वह स्थान अत्यंत खतरनाक था और वह उन उत्परिवर्तित निर्वाण अंडों को अकेले प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा उस ग्रह पर टेलीपोर्टर केवल निर्वाण स्तर और उससे नीचे के प्राणियों को ही परिवहन कर सकता था। अमर प्राणी वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। बिंग लेया ने अतीत में कई टीमों का गठन किया था और ग्रह पर कुछ शीर्ष निर्वाण प्राणियों की भर्ती की थी, जिससे उसे उत्परिवर्तित निर्वाण अंडों के घोंसले पर अपना कब्जा जमाने की उम्मीद थी। वे न केवल उत्परिवर्तित निर्वाण अंडों को सुरक्षित करने में असफल रहे, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। उसकी अपनी शारीरिक समस्याएं भी इसलिए थीं क्योंकि वह वहां घायल हो गया था। कोई भी उस ग्रह पर उत्परिवर्तित निर्वाण प्राणियों के हमलों का सामना नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वह स्वयं भी नहीं। लिन शेन के साथ लड़ाई के बाद हालांकि उसे उम्मीद दिखी। लिन शेन की असामान्य शारीरिक शक्ति के साथ शायद वह उन उत्परिवर्तित निर्वाण प्राणियों की शक्ति का सामना कर सके, अंदर जा सके और उत्परिवर्तित निर्वाण अंडे को पुनः प्राप्त कर सके। वहाँ कुल 3 उत्परिवर्ती निर्वाण अंडे हैं। यदि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको एक दे सकता हूँ, या अपनी कीमत बताएं और मैं आपको पहले ही भुगतान कर दूंगा, बिंग लेया ने कहा। ये किस प्रकार का उत्परिवर्ती निर्वाण प्राणी है? लिन शेन ने पूछा। मुझे म्यूटेंट निर्वाण प्राणी का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसमें एक डबल लाइफ बेस, एक ढाल और एक तलवार है। तलवार में अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति है, लेकिन यह मुख्य समस्या नहीं है। हालांकि यह अत्यधिक विनाशकारी है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। समस्या इसकी ढाल के साथ है, जिसमें एक विशेष कौशल है।
ढाल पर एक दुष्ट भूत के सिर की नक्काशी है और जब वे आंखें खुलती हैं तो हमारे गुण और कौशल गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगे। बिंग लिया ने म्यूटेंट निर्वाण प्राणी की क्षमताओं और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया। लिन शेन को कुछ आश्चर्य हुआ। डबल लाइफ बेस पहले से ही काफी दुर्लभ था, व्यापक कमजोरी कौशल की बात तो दूर की बात है, वह भी अत्यंत दुर्लभ था। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि वे निर्वाण अंडे फूटें और उनमें भी वही क्षमताएं हों तो वे निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के निर्वाण पालतू जानवर होंगे। क्या तुमने इसके विरुद्ध कमजोर करने और बढ़ाने वाले कौशल वाले पालतू जानवर या निर्वाण प्राणियों को लाने के बारे में नहीं सोचा है? लिन शेन ने सोचा। मैंने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन अगर यह कारगर होता तो मैं आपकी मदद नहीं लेता। अगर मैं अपने दम पर ऐसे असाधारण पालतू जानवरों का प्रबंधन कर सकता हूं तो मैं उन्हें किसी और के साथ क्यों साझा करूंगा? बिंग लिया ने आह भरी। वह निर्वाण प्राणी स्वयं नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षित है और किसी भी प्रवर्धन कौशल को उस ढाल के कौशल द्वारा बेअसर कर दिया जाएगा। मैंने कई तरीकों के बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी निर्वाण प्राणी से निपट नहीं सका। लिन शेन ने फिर भी बिंग लिया को मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि बिंग लिया उसके प्रति नाराजगी और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। बिंग लिया ने लिन शेन की चिंताओं को समझा और उसे मनाने का प्रयास जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिंग लिया ने हार नहीं मानी। वह सीक्रेट गॉड स्टार पर ही रहा, समय समय पर लिन शेन के सामने यह मामला उठाता रहा ताकि उसे मना सके। कई दिनों तक फेट कहीं नजर नहीं आया। जब लिन शेन को लगा कि फेट के पास कोई समाधान नहीं है और उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई है, तो फेट आखिरकार उसके पास आया। सामान्य परिस्थितियों में अब आपके लिए निर्वाण प्राप्त करना लगभग असंभव है। मैंने इस पर विचार किया और पाया कि केवल 2 ही तरीके हैं जो आपको निर्वाण की स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम बना सकते हैं, फाइट ने कहा, और लिन शेन को 2 संभावनाओं के बारे में बताने के लिए छोटी मोटी बातचीत से परहेज किया। पहला विकल्प बिल्कुल सीधा था, जिसमें शरीर को उसकी सबसे आदिम अवस्था में वापस लाने के लिए साधना से शुरुआत करना और फिर नए सिरे से विकास करना शामिल था। लिन शेन ने तुरंत इस विकल्प को खारिज कर दिया। उनके वर्तमान सहज कौशल और जीवन आधार उनके लिए बहुत मददगार थे, और अगर उन्होंने फिर से शुरुआत की तो यह अनिश्चित था कि क्या वह उन सहज कौशल और जीवन आधार को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप फिर से शुरू नहीं करना चाहते हैं तो केवल दूसरा विकल्प बचा है। सुप्रीम अकेडमी में जाएं और लू रैन नामक एक अमर को खोजें। वह वहां एक शिक्षिका है। उसकी निर्वाण शक्ति में उत्प्रेरक विलय प्रभाव है। उसकी निर्वाण शक्ति के साथ यह आपके शरीर को उत्प्रेरित कर सकता है और आपके शरीर को निर्वाण शक्ति के साथ विलय करने की अनुमति दे सकता है। फाइट ने सुझाव दिया। हो सकता है, तियानशुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। फेट ने कहा, मुझे लगता है कि यह तरीका संभव है, लेकिन चूंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ये सफल होगा या नहीं, ये वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर यह काम करता है तो आप वापस आकर मुझे बता सकते हैं। लिन शेन और तियान जून कुछ असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन चून की फीते के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वे कोशिश करें। लोरेन का स्वभाव अजीब है, लेकिन उसके और मेरे बीच कुछ संबंध हैं। मैं आपको सिफारिश का एक पत्र लिख सकता हूँ। वह आपकी मदद करने को तैयार है या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। फाइट ने लिन शेन को एक पत्र दिया जो उसने लिखा था। फीते को अलविदा कहने के बाद लिन शेन ने लो रैन के साथ अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। तियान जून का लो रैन से कोई संबंध नहीं था और उसके दर्जे के किसी व्यक्ति के लिए सुप्रीम कबीले में जाना उचित नहीं था, इसलिए लिन शेन को लो रैन को खोजने के लिए अकेले ही सुप्रीम अकादमी जाना पड़ा।